देवी युवती ने स्नेहपूर्वक चंद्रगुप्त का सिर थामा, जैसे वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तीसरी बहन, ये केवल बच्चों के बीच कुछ खेल प्रशिक्षण था, ऐसी बात नहीं जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। क्रोधित होना व्यर्थ है, आखिरकार दोनों बच्चे ही हैं। अब हमें इसके बजाय चंद्रकेतु के घावों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देवी युवती के शब्दों पर अभी भी काफी गुस्सा होने के बावजूद मंजरी केवल चुपचाप भड़क सकती थी। उसे डर था कि यदि वह छोटे बच्चों के ऐसे कृत्यों के बारे में सभी को परेशान करती रही तो उसकी तीन बहनें उसे एक गहरे प्रकाश में देखना शुरू कर देंगी। देवी युवती उस स्थान पर गईं जहां चंद्रकेतु लेटा हुआ था, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दोनों हाथों को लड़के के घावों के ऊपर ले गईं। उनके हाथ एक क्षण के लिए वहां मडराए, फिर एक हल्की सफेद चमक छोड़ी। उस क्षण चंद्रगुप्त की आंखें रुचि से चमक उठीं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक विशेष शक्ति धीरे धीरे उसकी माता के हाथों में एकत्रित हो रही थी, जो उस हल्की सफेद चमक का निर्माण कर रही थी। इसके अलावा इस प्रकार की विशेष शक्ति बिल्कुल वही शक्ति थी जिसे वह पहले बनाई गई गेंद के अंदर समाहित करने में असक्षम था। चंद्रगुप्त ने अपनी माता की गतिविधियों पर पूरा ध्यान देना शुरू किया और ऐसा करने में उसे अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में अनिश्चित था कि क्या वह उसी विधि को समझने में सक्षम था जिसका उपयोग उसकी माता ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए कर रही थी। आखिरकार उसने बहुत पहले पता लगा लिया था कि दोनों छोटी या की शक्ति को एकीकृत करने की यह क्षमता जटिल थी। देवी युवती के हाथों में सफ़ेद चमक मजबूत और मजबूत होती गई, फिर भी प्रकाश ने कभी किसी की आंखों को चोट नहीं पहुंचाई। कुछ गहरी सांसों के बाद उसने अपनी बाहें घुमाईं और दूधिया सफ़ेद रोशनी उसके हाथों से निकलकर चंद्रकेतु के पेट पर तैर गई, धीरे धीरे वहां के घाव के साथ मिल गई। सफ़ेद पट्टियां जो पहले से ही वहां थीं, चंद्रगुप्त के दृश्य को बाधित कर रही थीं कि ऊर्जा की सफ़ेद गेंद वास्तव में क्या कर रही थी और क्या परिवर्तन हो रहे थे। अपना कार्य पूरा करने के बाद देवी युवती ने एक गहरी सांस छोड़ी। तीसरी बहन, चंद्रकेतु ठीक है, उसकी चोटें अब समाप्त हो जानी चाहिए। एक खुश मुस्कान आखिरकार मंजरी के चेहरे पर दिखाई दी। उसने संक्षेप में देवी युवती को धन्यवाद दिया, फिर जल्दी से चंद्रकेतु के बिस्तर के पास गई। उसने अपने बेटे की ओर एक चिंतित नज़र डाली और पूछा, केतु, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारा घाव अभी भी दर्द करता है? चंद्रकेतु ने अपने पेट के क्षेत्र को रगड़ने के लिए हाथ उठाया और हंसने से पहले अपनी पट्टियों को फाड़ना शुरू कर दिया। माँ, आपका पुत्र अब ठीक है। ये बहुत आरामदायक है। पट्टियां गिरने के बाद ये स्पष्ट था कि चंद्रकेतु के पेट पर घाव कहीं नहीं देखा जा सकता था। केवल एक छोटा सा खूनी निशान रह गया था, लेकिन उसके अलावा घाव का अस्तित्व समाप्त हो गया था। ये देखकर चंद्रगुप्त अचानक समझ गया। इस प्रकार की रहस्यमय ऊर्जा प्रकाश साधकों की अनूठी ऊर्जा थी। उनकी ऊर्जा का एक विशेष उपचार प्रभाव था जो किसी भी चोट को ठीक कर सकता था, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो। एक प्रकाश साधक की देखभाल के तहत कोई भी घाव तेजी से ठीक हो जाता था। चूंकि उसकी अपनी माता एक प्रकाश साधिका थी, वह इस उपचार शक्ति का उपयोग करने में सक्षम थी। किंवदंतियों ने कहा कि कुछ बहुत मजबूत प्रकाश साधक किसी का बड़ी बांह को फिर से विकसित करने में सक्षम थे, साथ ही मृतकों को पुनर्जीवित करने की शक्ति भी रखते थे। चंद्रगुप्त के दिमाग के अंदर उसका एक गुप्त विचार था, यदि वह प्रकाश साधक की ऊर्जा को समझने और अवशोषित करने में सक्षम था तो वह अपनी माता की तरह हो सकता था और घावों को ठीक करने के लिए एक प्रकाश साधक के पास उतना ही नियंत्रण हो सकता था। जैसे ही उसने यह विचार किया, चंद्रगुप्त अधीर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका और इसे परखना चाहता था। हालांकि अंत में उसने अभी भी प्रलोभन को सहन किया, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। उसी क्षण कमरे के दरवाजे चौड़े खुल गए। चंद्रगुप्त ने उन लोगों पर एक नज़र डाली जो एक साथ अंदर आए। वे उसके पिता महाराज चंद्रवर्मा और चंद्रवंश के प्रबंधक चंद्रवृद्ध थे। केतु कैसा है? उसकी चोटें इतनी गंभीर नहीं हैं, है ना? महाराज चंद्रवर्मा ने चिंता के स्वर में पूछा। मैं महाराज को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद देती हूँ, लेकिन चौथी बहन ने पहले ही उसे ठीक कर दिया है, इसलिए केतु अब ठीक है। मंजरी के चेहरे ने मुस्कान का एक संकेत दिखाया। महाराज चंद्रवर्मा अपने बेटे के लिए कुछ चिंता दिखा रहे थे, इसलिए वह खुश महसूस कर रही थी। तो फिर अब सब कुछ ठीक है। महाराज चंद्रवर्मा ने सिर हिलाया और चंद्रगुप्त की ओर देखा। चंद्र, ये पिछले कुछ दिन तुम्हारे लिए कैसे रहे? यहाँ तक कि चंद्रगुप्त से बात करते समय भी कुछ चिंता दिखाई जा रही थी। मैं पिताश्री को उनकी चिंताओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपका पुत्र बहुत अच्छा कर रहा है। चंद्रगुप्त की आवाज़ बहुत समान थी। साधक परीक्षण की समाप्ति के बाद से ये पहली बार था जब महाराज चंद्रवर्मा और चंद्रगुप्त ने एक दूसरे से बात की थी।
चंद्रगुप्त की आवाज़ को इतना कटु और अलगाव की भावना के साथ सुनकर महाराज चंद्रवर्मा गुप्त रूप से आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। चंद्र, अपने पिता के साथ अध्ययन कक्ष में चलो। महाराज चंद्रवर्मा फिर घूमकर कमरे से बाहर निकल गए। एक झटके में चंद्रगुप्त महाराज चंद्रवर्मा और चंद्रवृद्ध के पीछे अध्ययन कक्ष में चला गया। एक कुर्सी पर बैठते हुए महाराज चंद्रवर्मा ने एक क्षण के लिए चंद्रगुप्त को घूरा, फिर उससे पूछा, चंद्र, मैंने सुना है कि आज सुबह तुमने रसोई के सेवक घनश्याम को घायल कर दिया। ये सच है? चंद्रगुप्त ने पहले ही महसूस कर लिया था कि उसकी वास्तविक शक्ति पहले ही प्रकट हो चुकी थी, इसलिए इसे छिपाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। महाराज चंद्रवर्मा की आंखों में एक हर्षित अभिव्यक्ति थी, जैसे वह धीरे से हंसे और कहा, चंद्र, तुम अपने पिता को क्यों नहीं बताते? क्या तुम पहले से ही साधक ऊर्जा पैदा कर सकते हो? चंद्रगुप्त ने धीरे से सिर हिलाया और पहले की तरह तटस्थ उत्तर दिया, हाँ। वह जानता था कि इस तथ्य को छिपाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने इसे सीधे उत्तर के साथ स्वीकार कर लिया। यद्यपि वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि चंद्रगुप्त साधक ऊर्जा पैदा कर सकता है, चंद्रगुप्त के अपने मुंह से पुष्टि सुनकर महाराज चंद्रवर्मा और भी अधिक भावुक महसूस कर रहे थे। चंद्रवृद्ध, क्या मैं आपको चंद्र की साधक ऊर्जा का फिर से परीक्षण करने के लिए परेशान कर सकता हूँ? महाराज चंद्रवर्मा अब खुश थे, लेकिन उन्होंने फिर भी चंद्रवृद्ध से विनम्रता से बात की। बिल्कुल भी एक वंश मुखिया का रवैया नहीं था जो एक प्रबंधक से कुछ करने के लिए कह रहा हो। लेकिन चंद्रवृद्ध केवल हंसे और अपनी आकाश अंगूठी वाला हाथ लाए, जिससे साधक शिला एक बार फिर चंद्रगुप्त की आंखों के ठीक सामने प्रकट हो गई। चौथे स्वामी, कृपया अपना हाथ पत्थर के ऊपर रखें, उसने एक गर्म स्वर में कहा। जिस क्षण चंद्रगुप्त ने अपना हाथ साधक शिला पर रखा, चंद्रवृद्ध ने भी उसे सक्रिय कर दिया। उस क्षण में चंद्रगुप्त ने एक बार फिर उस रहस्यमय शक्ति को साधक शिला से उत्सर्जित होते हुए महसूस किया, जो उसकी बाहों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। उसके भीतर शक्ति एक चक्कर में घूमी, फिर अंत में वापस साधक शिला में लौट आए। साथ ही केवल एक ही चीज देखी जा सकती थी कि पूरी साधक शिला अचानक एक हल्की लाल चमक उत्सर्जित कर रही थी। साधक शिला को लाल चमकते देखकर महाराज चंद्रवर्मा के चेहरे ने एक उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाए। यहाँ तक कि चंद्रवृद्ध के पास अब एक हल्की मुस्कान थी और उसने चंद्रगुप्त को अपनी आंखों में एक संतोषजनक दृष्टि से देखा। वंश मुखिया, चमक की शक्ति के आधार पर चौथे स्वामी पहले ही साधक ऊर्जा के चौथे स्तर तक पहुंच चुके हैं। चंद्रवृद्ध ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चौथा स्तर, चौथा स्तर। महाराज चंद्रवर्मा धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और उत्साह में उन्होंने अपने हाथों को एक साथ मल दिया। इससे पहले उन्होंने पहले से ही ऐसे परिणाम का अनुमान लगा लिया था, लेकिन ये केवल एक अनुमान था। अब जब वह वास्तविक स्थिति जानते थे तो उन्होंने अपने दिल में एक नई भावना महसूस की। चंद्रगुप्त 7 वर्ष की आयु में पहले ही साधक ऊर्जा के चौथे स्तर तक पहुंच गया था। शायद ये स्तर पूरे आर्यावर्त महाद्वीप की तुलना में बहुत उत्कृष्ट नहीं था, लेकिन गौरी राज्य के भीतर ये प्रथम श्रेणी के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में योग्य होने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा उसका तीसरा भाई चंद्रकेतु चंद्रगुप्त से 3 वर्ष बड़ा था और फिर भी उसकी आंतरिक साधक ऊर्जा शक्ति अभी अभी चौथे स्तर तक पहुंची थी। चंद्रवृद्ध ने एक बार फिर साधक शिला को अपनी आकाश अंगूठी के भीतर रख दिया। एक संतोषजनक दृष्टि के साथ वह मुस्कुराया, चौथे स्वामी, आपने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। महाराज चंद्रवर्मा ने जल्दी से शांत हो गए और पूरी तरह से बदले हुए प्रकाश में चंद्रगुप्त पर एक नज़र डाली। उनकी आंखें अब आश्चर्य, उत्तेजना और कृतज्ञता से भरी थीं। जब तक चंद्रगुप्त ने अध्ययन कक्ष छोड़ा, लगभग दोपहर हो चुकी थी। चंद्रगुप्त के जाने के ठीक बाद महाराज चंद्रवर्मा ने चंद्रवृद्ध की ओर देखा और थोड़े संदिग्ध स्वर के साथ कहा, चंद्रवृद्ध, चूंकि चंद्र के पास साधक ऊर्जा है, तो पिछली बार उसका परीक्षण किए जाने पर इसका पता कैसे नहीं चला? इसने मुझे ये सोचकर भी डरा दिया था कि चंद्र एक अपंग था जो साधक ऊर्जा पैदा करने में सक्षम नहीं था। चंद्रवृद्ध ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और थोड़ा सोचने के बाद धीरे धीरे कहा, मैं भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। शायद पिछला साधक परीक्षण किसी तरह खराब हो गया था। हालांकि यह अब कोई महत्व नहीं रखता। महाराज चंद्रवर्मा ने सिर हिलाया। वर्तमान में चंद्र केवल 7 वर्ष के आसपास है और वह पहले ही साधक ऊर्जा के चौथे स्तर तक पहुंच चुका है। यदि यह जारी रहता है तो मैं भविष्यवाणी करता हूं कि चंद्र के लिए 10वें साधक ऊर्जा स्तर को तोड़ने की नवीनतम आयु 18 वर्ष होगी और वह अपनी साधक ऊर्जा को एक साधक शस्त्र में संघनित कर लेगा। इसके अलावा चंद्र हमेशा से छोटी उम्र से ही एक असाधारण प्रतिभा रहा है, इसलिए मैं उसे जल्दी से कारगिल विद्यापीठ में अध्ययन करने के लिए भेजना चाहता हूँ। चंद्रवृद्ध क्या सोचते हैं?
उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों को सुनकर चंद्रवृद्ध ने थोड़ा सोचा, फिर उत्तर दिया, कारगिल विद्यापीठ हमारे गौरी राज्य का सबसे प्रसिद्ध विद्यापीठ है। हालांकि विद्यापीठ में प्रवेश की दहलीज ऊंची है। व्यक्ति की शक्ति साधक ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंचनी चाहिए और उसकी आयु 18 से अधिक नहीं हो सकती। यदि वंश मुखिया चौथे स्वामी को जल्दी से कारगिल विद्यापीठ भेजना चाहते हैं तो मुझे डर है कि इतने कम समय में यह असंभव है। यद्यपि चौथे स्वामी पहले ही साधक ऊर्जा के चौथे स्तर तक पहुंच चुके हैं, साधक ऊर्जा के 8वें स्तर की दूरी में सबसे अधिक समय लगेगा। आखिरकार साधक ऊर्जा का स्तर जितना ऊंचा होता है उसे बढ़ाना उतना ही कठिन होता है। मुझे आशा है कि चंद्र अगले कुछ वर्षों में जल्दी से साधक ऊर्जा के 8वें स्तर तक प्रशिक्षण ले सकता है। महाराज चंद्रवर्मा ने धीरे से कहा। चंद्रवृद्ध मुस्कुराया, चिंता मत करो वंश मुखिया, मेरा मानना है कि चौथे स्वामी देर सबेर साधक ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच जाएंगे। केवल समय का मुद्दा है, क्योंकि अभी जब मैंने चौथे स्वामी का आकलन किया तो मैंने पाया कि चौथे स्वामी की साधक ऊर्जा 5वें स्तर तक पहुंचने से दूर नहीं थी। ये शब्द सुनकर महाराज चंद्रवर्मा अपनी खुशी को रोक नहीं सके, क्योंकि वह बुदबुदाए, मुझे आशा है कि चंद्र वास्तव में भविष्य में चंद्रवृद्ध से आगे निकल जाएगा और वंश का सहारा बन जाएगा। चंद्रवृद्ध बगल में खड़ा था, बिना शब्दों के मुस्कुरा रहा था। हालांकि उसकी आंखों ने अपनी प्रत्याशा की अभिव्यक्ति को बिल्कुल नहीं छिपाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दौड़ने वाला अपने कमरे में वापसी। अध्ययन कक्ष छोड़ने के बाद चंद्रगुप्त तुरंत अपने कमरे में वापस भागा। उसने अपना दरवाजा कसकर बंद कर दिया और उसने चंद्रकेतु के साथ अपनी लड़ाई के पूरे भयानक दृश्य को याद किया। यद्यपि चंद्रगुप्त जानता था कि अपनी पिछली दुनिया में आचार्य द्रोण के साथ अपनी लड़ाई के दौरान उसने एक सफलता हासिल की थी और गॉड ऑफ स्वॉर्ड की अवस्था में प्रवेश किया था, लेकिन उसने ये सोचने की हिम्मत नहीं की कि अपने पुनर्जन्म के बाद भी वह इसे हासिल करने में सक्षम होगा। बस उस उल्लेखनीय क्षमता के बारे में सोचकर चंद्रगुप्त खुशी और उत्तेजना के एक सर्पिल में चला गया। लेकिन जब चंद्रगुप्त ने उस समय के बारे में सोचा जब पेड़ की शाखा ने रहस्यमय रूप से तलवार तेज उत्सर्जित किया था, तो उसे कुछ संदेह होने लगा। उसके पास अब पिछली दुनिया से वही शक्ति छोटी ही नहीं थी, तो उसके लिए उसी तलवार तेज के साथ एक साधारण पेड़ की शाखा को नियंत्रित करना कैसे संभव था। जैसे ही उसने इस पर विचार किया, चंद्रगुप्त ने एक बार फिर से कोशिश करने का फैसला किया। कमरे को स्कैन करते हुए उसकी आंखों ने पास के एक लकड़ी के कपड़े के रैक पर ध्यान दिया। 2 फुट की लकड़ी की पट्टी तोड़ते हुए चंद्रगुप्त इसे एक अस्थायी तलवार के रूप में उपयोग करेगा। 2 फुट की लकड़ी की पट्टी पकड़े हुए चंद्रगुप्त धीरे धीरे शांति की स्थिति में प्रवेश कर गया। अपने मन की गहराई में चंद्रगुप्त धीरे धीरे खुद को समझाने लगा कि उसके हाथ में लकड़ी की पट्टी एक लकड़ी की पट्टी नहीं थी, बल्कि एक तलवार थी। एक देवता के लिए एक तलवार, एक देवता के लिए एक तलवार जो कुछ भी पार कर सकती थी। धीरे धीरे जैसे वह इसके साथ सामंजस्य स्थापित कर रहा था, वह अपने हाथों में दानों को महसूस कर सकता था और उन्हें अपने दिमाग के भीतर इतनी अच्छी तरह से देख सकता था, यहाँ तक कि वह उनकी आंतरिक रचनाओं को भी समझ सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने दिल के भीतर भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए उसके हाथ में वस्तु हवा में उड़ गई। जैसे ही चंद्रगुप्त का मन इस अवस्था में पहुंचा, उसने पहले से ही लकड़ी की पट्टी और अपनी आत्मा के बीच एक संबंध स्थापित कर लिया था। जैसे ही लकड़ी की पट्टी उसके हाथ से अलग हुई, वह अपने आप हवा में तैर गई, जबकि अभी भी चंद्रगुप्त के नियंत्रण में थी। ये धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर प्रकाश की एक सफ़ेद किरण उत्सर्जित की, जिससे तीक्ष्ण तलवार तेज प्रकट हुआ जिससे वह परिचित था। इस क्षण चंद्रगुप्त ने महसूस किया था कि उसकी आत्मा पूरी तरह से लकड़ी की पट्टी के साथ सामंजस्य स्थापित कर चुकी थी, इस हद तक कि यह उसकी अपनी बाँह की तरह महसूस हुआ था जिसे आसानी से उसकी इच्छा से नियंत्रित किया जा सकता था। साथ ही उसने महसूस किया था कि लकड़ी की पट्टी में तलवार तेज का उसकी आत्मा से कुछ लेना देना था। उस एहसास के साथ चंद्रगुप्त केवल हवा में तैरती लकड़ी की पट्टी से प्रकाश की एक उज्ज्वल किरण देख सकता था और इतनी तेज गति से उसके शरीर के चारों ओर उड़ सकता था कि यहाँ तक कि चंद्रगुप्त भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। चंद्रगुप्त का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसके चेहरे ने अत्यधिक खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने नहीं सोचा था कि पिछली दुनिया में उसके जीवन का अंतिम क्षण वह तलवार की आत्मा को समझने में सक्षम होगा। उस दिन से तलवार की आत्मा की उल्लेखनीय क्षमता न केवल चंद्रगुप्त का सबसे मजबूत हमला थी, बल्कि एक कौशल भी थी जो उसकी जान बचा सकती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सैन टाइमर कुछ वर्ष बाद। अनजाने में कुछ वर्ष बीत गए। वर्तमान चंद्रगुप्त पहले से ही 15 वर्ष का था। इन पिछले कुछ वर्षों के दौरान चंद्रगुप्त शायद ही कभी बाहर गया था।
और हर दिन अपने कमरे में इंद्रप्रनीत धारा का प्रशिक्षण करने में बिताया था। उसकी शक्ति पहले ही प्रकट हो चुकी थी और उसे एक खेती प्रतिभा के रूप में भी मान्यता दी गई थी। इस प्रकार चंद्रवंश परिवार में उसकी स्थिति बदल गई थी। अब परिवार में एक भी व्यक्ति नहीं था जो उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत करता। इसके अलावा महाराज चंद्रवर्मा लगभग हर संभव तरीके से चंद्रगुप्त के प्रति बेहद स्नेही रहे थे। इनमें से सबसे खुश देवी युवती थीं। मूल रूप से उनका पुत्र जो एक अपंग माना जाता था, जो खेती करने में असमर्थ था, लेकिन अब वह एक खेत बड़ी ही प्रतिभा में बदल गया था। विशेष रूप से 7 वर्ष की आयु में साधक ऊर्जा के चौथे स्तर तक पहुंच गया था। कोई भी कल्पना कर सकता था कि देवी युवती अपने बेटे के असाधारण होने के बारे में कितनी खुश थीं। हालांकि चंद्रगुप्त ने पाया कि जब से उसने अपनी वास्तविक शक्ति प्रकट की थी, उसकी सबसे बड़ी चाची लीला और तीसरी चाची मंजरी हमेशा उसे एक अमित्र अभिव्यक्ति के साथ देखती थीं। ये स्थिति वह थी जिससे चंद्रगुप्त अपने पिछले जीवन की यादों के साथ अच्छी तरह वाकिफ था। पिछले कुछ वर्षों के भीतर चंद्रगुप्त पहले ही साधक ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच चुका था। इसके अलावा ये केवल इसलिए था क्योंकि चंद्रगुप्त ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर ली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान चंद्रगुप्त ने लगभग आधा समय अपनी पिछली दुनिया से तलवार के नियमों से परिचित होने में उपयोग किया था। अन्यथा वह सबसे अधिक संभावना बहुत पहले 8वें स्तर को तोड़ चुका होता। इस कारण से चंद्रगुप्त वर्तमान में पहले से ही 9वें स्तर तक पहुंचने से दूर नहीं था। अब चंद्रवंश परिवार के भीतर चंद्रगुप्त की शक्ति पहले ही उसकी दूसरी बहन चंद्रकला और उसके तीसरे भाई चंद्रकेतु से काफी आगे निकल चुकी थी। यद्यपि चंद्रकला चंद्रगुप्त से 3 वर्ष से अधिक बड़ी थी, उसकी साधक ऊर्जा 7वें स्तर पर रुक गई थी। जहां तक चंद्रकेतु का सवाल था, उसके पास वास्तव में कभी भी खेती के लिए कोई प्रतिभा नहीं थी और उसकी वर्तमान 17 वर्षीय आयु ने कठिनाई के बाद केवल साधक ऊर्जा का 5वां स्तर हासिल किया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्यास्त प्रस्थान का दिन। सुबह सुबह महान हॉल के बाहर लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ। इस समूह में चंद्रगुप्त के माता पिता, उसकी 3 चाचियां और यहाँ तक कि उसका तीसरा भाई चंद्रकेतु और उसकी दूसरी बहन चंद्रकला भी शामिल थे। उनके अलावा चंद्रवंश परिवार के कुछ मुख्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। वहां एक पक्षी प्रकार का जादुई प्राणी भी था जो लगभग 3 मीटर बड़ा था, जो लोगों की भीड़ से बहुत दूर जमीन पर शांति से बैठा था। आज वह दिन था जब चंद्रगुप्त कारगिल विद्यापीठ में अध्ययन करने के लिए रवाना होगा। कारगिल विद्यापीठ में प्रवेश के लिए न्यूनतम मानक 8वां स्तर हासिल करना था। इसके अलावा व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती थी। वर्तमान में चंद्रगुप्त इन दोनों मानकों को पूरा करता था। इसके अलावा आज कारगिल विद्यापीठ के लिए नामांकन महासभा भी हो रही थी, जो केवल वर्ष में एक बार होती थी। देवी युवती का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था जैसे वह चंद्रगुप्त को देख रही थीं। एक स्नेहपूर्ण दृष्टि के साथ उन्होंने कहा, चंद्र, तुम्हें विद्यापीठ में लगन से अध्ययन करना है। मुसीबत से दूर रहने की कोशिश करना, समझे? देवी युवती गहरी चिंता से भरे स्वर में बोलीं। चंद्रगुप्त ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो माता, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। महाराज चंद्रवर्मा चंद्रगुप्त के पास गए और कहा, चंद्र, यह आकाश पेटी तुम्हारे पिता ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार की है। यद्यपि यह अमूल्य वस्तु नहीं है और इसके अंदर का स्थान बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी यह कुछ छोटी चीजें संग्रहित कर सकता है। यदि तुम 18 वर्ष के होने तक 10वां स्तर तोड़ते हो और अपनी साधक ऊर्जा को एक साधक शस्त्र में संघनित करते हो, तो तुम्हारा पिता तुम्हें एक आकाश अंगूठी और एक प्राणी मूल पुरस्कार में देगा। बोलते हुए एक बहुत ही उत्कृष्ट पेटी पहले से ही उसके हाथों में प्रकट हो गई थी। पेटी का आकार देखकर यह स्पष्ट था कि इसे विशेष रूप से चंद्रगुप्त के लिए तैयार किया गया था। चंद्रगुप्त को इतना स्नेह देते हुए महाराज चंद्रवर्मा को देखकर पास में खड़ी लीला और मंजरी गहरी ईर्ष्या और असंतोष का एक निशान दिखाने से खुद को नहीं रोक सकीं। हालांकि वर्तमान में सभी की निगाहें चंद्रगुप्त पर केंद्रित थीं और किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। चंद्रगुप्त ने पेटी स्वीकार कर ली और एक मजबूत आत्मविश्वास के साथ कहा, पिताश्री, मैं निश्चित रूप से जल्द ही एक साधक बन जाऊंगा। महाराज चंद्रवर्मा ने एक मुस्कान का निशान व्यक्त किया और उन्होंने चंद्रगुप्त को संतोष से भरी एक दृष्टि से देखा। चौथे स्वामी, देर हो रही है, हमें अपने रास्ते पर जाना चाहिए। उसी क्षण बगल में खड़े प्रबंधक चंद्रवृद्ध ने कहा। चंद्रगुप्त ने अपनी माता पर एक अंतिम नजर डाली और फिर बिना एक बार पीठ घुमाए चंद्रवृद्ध के पास चला गया और कहा, चंद्रवृद्ध, चलो चलते हैं। चंद्रवृद्ध ने अपना हाथ बढ़ाया और चंद्रगुप्त को उड़ने वाले जादुई प्राणी की पीठ पर उठा लिया।
उसके बाद वह भी कूद गया, चंद्रगुप्त के बगल में बैठ गया। चंद्रग छोटे ऊपत पर हल्की मुस्कुराते हुए उसने कहा, चौथे स्वामी कृपया मजबूती से बैठें। उसके बाद उसने केवल चंद्रवृद्ध को जादुई प्राणी की पीठ थपथपाते देखा। एक पल में उड़ने वाला जादुई प्राणी एक आदेश प्राप्त करने लगा और उसने उड़ने के लिए अपने 10 मीटर लंबे पंख फैलाए। ये सीधे हवा में उड़ गया और तेजी से दूर उड़ने लगा। उड़ने वाले जादुई प्राणी के ऊपर बैठे हुए चंद्रगुप्त के चेहरे ने किसी भी प्रकार की भावना प्रकट नहीं की, भले ही वे 1000 फीट ऊपर हवा में अत्यधिक गति से उड़ रहे थे। चूंकि प्राणी इतनी तेज गति से उड़ रहा था, वह अपने कानों में हवा की एक निरंतर गड़गड़ाहट सुन सकता था। चंद्रगुप्त के शांत चेहरे को देखते हुए चंद्रवृद्ध स्वीकृति में सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। अधिकांश बच्चे आमतौर पर पहली बार किसी जादुई प्राणी के ऊपर उड़ने के बाद अत्यधिक भय से पीले पड़ जाते थे। कुछ बच्चे पूरे समय भय से कांपते थे, जबकि एक छोटी संख्या खुद को गीला भी कर लेती थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने चंद्रगुप्त जैसी शांति प्राप्त की थी। चंद्रवृद्ध ने उस समय के बारे में सोचा जब उसने कुछ वर्ष पहले चंद्रसेन को कारगिल विद्यापीठ भेजा था। उड़ने वाले प्राणी पर बैठने के बाद चंद्रसेन का पूरा शरीर डर से कांप गया था, जैसे उसने प्राणी की गर्दन पर पंखों को पकड़ लिया था। चौथे स्वामी दूसरों की तरह नहीं लगते, ये वास्तव में आश्चर्य करता है कि वह भविष्य में किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल करेगा। चंद्रवृद्ध ने मन ही मन सोचा। चंद्रगुप्त ने अपने नीचे उड़ने वाले जादुई प्राणी को घूरा और पूछा, चंद्रवृद्ध, ये किस प्रकार का प्राणी है जो इतनी तेज गति से उड़ रहा है? उद्धरण चिन्ह, ये स्वाभाविक है। चंद्रवृद्ध ने एक राजसी स्वर में कहा, चौथे स्वामी, आपको इस जादुई प्राणी को कम नहीं आंकना चाहिए। इस जादुई प्राणी को गरुड़ कहा जाता है। यह एक चतुर्थ श्रेणी का जादुई प्राणी है जो एक महासाधक गुरु के समकक्ष है। यह अत्यंत तेज गति से आकाश में उड़ सकता है और यद्यपि यह मुश्किल से चतुरथ श्रेणी का है, यहाँ तक कि उसी पद का कोई भूसाधक गुरु भी आकाश में होने पर इससे नहीं लड़ सकता। तो इसका मतलब ये गरुड़ बहुत महंगा है, चंद्रगुप्त ने कहा। चंद्रवृद्ध ने सिर हिलाया, ये भी स्वाभाविक है। उड़ने वाले जादुई प्राणी बहुत महंगे होते हैं, केवल इसलिए नहीं कि उन्हें पकड़ना कठिन है, बल्कि उन्हें वश में करना भी कठिन है। यद्यपि उड़ने वाले जादुई प्राणी परिवहन का सबसे तेज तरीका है, उन पर सवारी करना बहुत खतरनाक है। ऐसी स्थिति में कि कोई जादुई प्राणी नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो सवार हजारों मीटर हवा से गिर जाएगा। यहाँ तक कि एक भूसाधक गौर छोटे ऊ की शक्ति के साथ भी इस तरह के गिरने से बचना असंभव होगा, और यदि आप भाग्यशाली भी हैं तो भी आप एक घातक चोट के साथ समाप्त होंगे। यहाँ तक कि यह प्रथम या द्वितीय श्रेणी का उड़ने वाला जादुई प्राणी हो, इसकी कीमत अभी भी बहुत महंगी है, खासकर यदि इसमें उग्र प्रकृति है या यह मनुष्य के प्रति वशीभूत नहीं होगा। इसलिए उड़ने वाले जादुई प्राणी को वश में करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। चंद्रगुप्त ने सिर हिलाया, फिर एक बार फिर धीरे धीरे चुप हो गया। चंद्रवृद्ध ने मौन चंद्रगुप्त को देखा और कहा, चौथे स्वामी, आपके बड़े भाई चंद्रसेन भी कारगिल विद्यापीठ में हैं। उन्हें कुछ वर्ष हो गए हैं, इसलिए उनके लिए साधक बनना बहुत दूर नहीं है। यदि आप कभी विद्यापीठ में किसी समस्या का सामना करते हैं तो अपने बड़े भाई से इसे हल करने में मदद मांगने से न डरें। हाँ, मैं जानता हूँ, चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, लेकिन जब उसने अपने रहस्यमय बड़े भाई के बारे में सोचा तो उसका मन जटिल महसूस हुआ। चंद्रगुप्त ने उसे कभी ना बड़ी ये देखा था और वह ये भी नहीं जानता था कि उसके भाई का व्यक्तित्व कैसा था। वह इस बारे में भी बहुत चिंतित था कि क्या उसका बड़ा भाई साधक ऊर्जा पैदा करने में उसकी जन्मजात कुशलता के बारे में ईर्ष्या करेगा, जैसे तीसरा भाई चंद्रकेतु करता था। इस तरह की बात पर ईर्ष्या करना एक बड़े वंश के भीतर बिल्कुल भी आसामान्य नहीं था। पिछली दुनिया में चंद्रगुप्त ने एक यात्री के रूप में अपने समय के दौरान भाई बहनों के बीच सत्ता संघर्ष के कारण सभी प्रकार के पारिवारिक कलह देखे थे। चंद्रगुप्त के दिल में उसने सख्त उम्मीद की कि ऐसी स्थिति उसके साथ नहीं होगी। अपनी पिछली दुनिया में वह एक अनाथ था जिसने कभी भी किसी भी प्रकार के पारिवारिक प्रेम का अनुभव नहीं किया था। चूंकि स्वर्ग ने उसे इस बार एक परिवार का आशीर्वाद दिया था, उसने इसे गहराई से संजोया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कारगिल विद्यापीठ में आगमन। गरुड़ के अत्यधिक तेज गति से आधा दिन उड़ने के बाद यह अंततः कारगिल विद्यापीठ में आ गया, जहां चंद्रवृद्ध के नियंत्रण में यह जमीन से केवल 100 मीटर ऊपर उतर गया। कारगिल विद्यापीठ मैदानों के भीतर स्थापित किया गया था, जिसके चारों ओर 10 मीटर ऊंची एक महान दीवार थी। विद्यापीठ असाधारण रूप से बड़ा था और इसके द्वारा कवर की गई भूमि भी विशाल थी। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त जमीन से 100 मीटर ऊपर मंडरा रहा था, फिर भी वह पूरे विद्यापीठ को नहीं देख सका।
कारगिल विद्यापीठ गौरी राज्य का सबसे प्रतिष्ठित विद्यापीठ था और आज इसका वार्षिक उद्घाटन समारोह था। इस कारण से सामने के द्वार अत्यंत जीवंत थे। वहां बहुत से लोग थे, साथ ही कुछ शानदार रथ भी थे जो बहुत दूर खड़े थे। हालांकि चंद्रगुप्त उन जादुई प्राणियों के प्रकारों के नाम नहीं बता सका जो रथों को खींच रहे थे। वस्तुतः प्रत्येक रथ के चारों ओर कुछ रक्षक थे। आकाश में कुछ उड़ने वाले जादुई प्राणी उनके पास आए, विद्यापीठ के आंगनों में नीचे उतर रहे थे। उनमें से प्रत्येक एक छोटे बच्चे को ले जा रहा था। चंद्रवृद्ध ने गरुड़ को भी आंगनों की ओर नीचे उड़ने का निर्देश दिया, उन्हें 100 मीटर ऊंचे टॉवर के ठीक बगल में उतारा। वह चंद्रगुप्त को सीधे टॉवर के अंदर ले गया। बाहर अभी भी काफी कुछ उड़ने वाले जादुई प्राणी वहां आराम कर रहे थे। चंद्रगुप्त और चंद्रवृद्ध कारगिल विद्यापीठ के प्रधानाचार्य से मिलने के लिए टॉवर के शीर्ष पर गए। प्रधानाचार्य चंद्रवृद्ध से उम्र में बहुत अलग नहीं थे और चंद्रगुप्त को लगा कि दोनों के बीच किसी प्रकार की परिचितता थी। इस परिचितता के कारण चंद्रगुप्त बिना किसी समस्या के आसानी से विद्यापीठ में प्रवेश कर सका। प्रधानाचार्य के निर्देशों के तहत चंद्रगुप्त के भाई चंद्रसेन को भी टॉवर के शीर्ष पर बुलाया गया था, जिससे उसे वह रहस्यमय बड़ा भाई देखने को मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। चंद्रसेन पहले से ही 18 वर्ष का था, उसी उम्र का जितनी उसकी दूसरी बहन चंद्रकला थी, लेकिन चंद्रकला 3 महीने छोटी थी। चंद्रसेन एक काफी मजबूत किशोर था जो चंद्रगुप्त से लंबा था और उसने विद्यापीठ की वर्दी पहनी हुई थी। वह पहले से ही 2 वर्षों से अधिक समय से विद्यापीठ में नामांकित था और उसकी साधक ऊर्जा भी 10वें स्तर की चरम सीमा तक पहुंच गई थी। हालांकि उसने अभी तक इसे साधक शस्त्र में संघनित नहीं किया था। 10वें स्तर की चरम सीमा और साधकत्व के बीच की दूरी बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी, लेकिन बीच का क्षण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि साधक ऊर्जा को साधक शस्त्र में संघनित करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। आर्यावर्त महाद्वीप पर बहुत से लोग जन्म से साधक शस्त्र बनाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनमें योग्यता के साथ साथ जन्मजात कुशलता की कमी थी। प्रधानाचार्य के अनुसार चंद्रसेन 1 वर्ष पहले ही 10वें स्तर की चरम सीमा तक पहुंच गया था और पहले ही 3 बार साधक शस्त्र बनाने का प्रयास कर चुका था, लेकिन हर बार केवल असफलता मिली थी। हालांकि 18 वर्षीय व्यक्ति को देखना जो 18 वर्ष की आयु तक साधक शस्त्र बना सकता था, आर्यावर्त महाद्वीप पर देखना दुर्लभ था। औसत आयु लगभग 20 वर्ष थी। इससे पहले एक साधक शस्त्र बनाया जा सकता था, लेकिन उनमें से अधिकांश प्रतिभाशाली थे। बेशक औसत व्यक्ति उस उम्र में भी एक साधक शस्त्र बना सकता था, लेकिन उनमें से अधिकांश लंबे समय तक युद्ध कला के मार्ग पर नहीं चल पाते थे। क्योंकि आर्यावर्त महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, एक व्यक्ति का औसत जीवन काल लगभग 200 वर्ष था। एक व्यक्ति के लिए 20 वर्ष की आयु में एक साधक शस्त्र बनाना ये सभ्य माना जा सकता था। चंद्रवृद्ध ने चंद्रसेन की ओर इशारा किया और चंद्रगुप्त से कहा, चौथे स्वामी, वह व्यक्ति आपके भाई चंद्रसेन हैं। उसकी ओर देखते हुए वह बोला, प्रथम स्वामी, यह आपके छोटे भाई चंद्रगुप्त हैं। बड़े भाई। चंद्रगुप्त ने एक मुस्कान के साथ चंद्रसेन को देखा, जैसे उसने अभिवादन में चिल्लाया। उसकी आंखों में उसने महसूस किया था कि चंद्रसेन एक मजबूत फिर भी सीधा साधा व्यक्ति लग रहा था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से सहमत नहीं था। चंद्रगुप्त की चीख सुनकर चंद्रसेन ने एक हंसी के साथ अपने गाल को खुजलाया। चौथे भाई, कभी भी मुझे बुलाने में संकोच मत करो। यदि भविष्य में तुम्हें कोई धमकाता है तो सीधे मेरे पास आना और मैं उन्हें चकनाचूर कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अपने भाई की बात पर हंसते हुए चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, तो फिर मैं तुम पर निर्भर रहूंगा, बड़े भाई। इस पहली छाप के साथ चंद्रगुप्त ने सोचा था कि चंद्रसेन बहुत अच्छा था और इसलिए अपने बड़े भाई के बारे में उसकी सारी चिंताएं धुएं की तरह गायब होने लगीं। चंद्रसेन ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर हंसा। यह कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल भी समस्या नहीं। तुम जो भी कहो, मैं अभी भी तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए चौथे भाई की रक्षा करना एक पूर्ण आवश्यकता है। इसके बाद चंद्रसेन अचानक ठिठक गया, फिर चारों ओर देखा। उसकी आंखों ने कुछ संदेह प्रकट किया। चंद्रवृ अद, दूसरी बहन और तीसरे भाई कहाँ हैं? उसने पूछा। प्रथम स्वामी, दूसरी देवी और तीसरे स्वामी अभी तक विद्यापीठ में प्रवेश की आवश्यकताओं तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए केवल चौथे स्वामी ही शामिल होने में सक्षम थे। चंद्रवृद्ध ने शांति से उत्तर दिया। ओह! ये सुनकर चंद्रसेन ने एक निराश दृष्टि छोड़ी और बुदबुदाने लगा, वे 8वें स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता तक कैसे नहीं पहुंचे? यह मूर्खतापूर्ण है। चौथा भाई अधिक दुर्जय है, क्योंकि वह इतनी जल्दी 8वें स्तर तक पहुंच गया। वह मुझसे भी अधिक अद्भुत है, उसके बड़े भाई से। प्रथम स्वामी, कृपया चौथे स्वामी को नीचे ले जाएं। आज से आपको अपने छोटे भाई की ठीक से देखभाल करने की आवश्यकता है। मुझे अभी भी प्रधानाचार्य के साथ कुछ व्यवसाय निपटाना है।
चंद्रवृद्ध ने कहा। चंद्रसेन ने दृढ़ता से सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी से अपनी छाती पर थपकी दी। चंद्रवृद्ध, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से विद्यापीठ में किसी को भी चौथे भाई को धमकाने की अनुमति नहीं दूंगा। उसके बाद चंद्रगुप्त ने अपना विद्यापीठ पदक प्राप्त किया और अपने बड़े भाई के साथ चला गया। टॉवर से बाहर निकलने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने हाथों में विद्यापीठ पदक को देखा। एक छात्र होने का प्रमाण होने के अलावा इस में उसके छात्रावास का पता भी था। यद्यपि चंद्रगुप्त विद्यापीठ के लेआउट से परिचित नहीं था, लेकिन क्योंकि चंद्रसेन रास्ता दिखाने के लिए वहां था, वे दोनों उसकी अपेक्षा से पहले अपने गंतव्य पर पहुंच गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घर, छात्रावास। विद्यापीठ के छात्रावास एक बहुत ही टिकाऊ प्रकार के पत्थर का उपयोग करके बनाए गए थे और दो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित थे। एक क्षेत्र सामान्य लोगों के रहने के लिए था और दूसरा पक्ष चंद्रगुप्त जैसे लोगों के लिए था जिनके पास एक प्रतिष्ठित वंश का समर्थन था। दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना करने जैसा था। कारगिल विद्यापीठ गौरी राज्य का सबसे प्रतिष्ठित विद्यापीठ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी एक अद्वितीय विशेषता होनी चाहिए थी। कारगिल विद्यापीठ का एक बहुत सख्त नियम था, किसी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले साधक ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंचना चाहिए ताकि आवश्यकता पूरी हो सके। यदि कोई छात्र इस स्तर तक नहीं पहुंचता है, तो यहाँ तक कि यदि वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित और धनी परिवार से हैं, तो भी वे विद्यापीठ में नामांकन करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि ट्यूशन लागत बहुत कम थी। यहाँ तक कि सामान्य लोग भी आसानी से नामांकन करने में सक्षम थे। सफलतापूर्वक नामांकित होने वाले कुछ छात्र गरीब परिवारों से आए थे, लेकिन कारगिल विद्यापीठ ने कई के लिए शुल्क भी माफ कर दिया था। इस कारण से कई छात्र सामान्य पृष्ठभूमि के थे और उनके पास खेती के लिए जन्मजात कुशलता कम थी। कारगिल विद्यापीठ में एक और लोहे का नियम था कि एक अभिजात का अनुयायी सामान्य छात्रों को बिना कारण धमका नहीं सकता था। अन्यथा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप फिर भी एक गंभीर सजा भुगतेंगे। यदि स्थिति गंभीर पर्याप्त थी तो आपको निष्कासित भी किया जा सकता था। यद्यपि यह कुछ प्रमुख परिवारों को नाराज करेगा, कारगिल विद्यापीठ को गौरी राज्य का समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा प्रधानाचार्य गौरी राज्य के 6 प्रमुख विशेषज्ञों में से एक थे, इसलिए कोई भी प्रमुख परिवार इस लोहे के नियम के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। चंद्रगुप्त का छात्रावास कक्ष लगभग 10 वर्ग मीटर का था और कमरे की सजावट अत्यंत साधारण थी। एक बिस्तर और एक कुर्सी के अलावा वहां कुछ और मौजूद नहीं था। हालांकि पूरा कमरा इतना व्यवस्थित किया गया था कि यह अत्यंत साफ और संगठित था और यह पूरी तरह से बेदाग था। चौथे भाई, ये तुम्हारा कमरा है, स्थान अच्छी तरह से याद रखना और गलत रास्ते पर न जाने का ध्यान रखना। चंद्रसेन हंसा। चंद्रगुप्त ने सिर हिलाया और अपने साथ लाए कुछ कपड़े नीचे फेंकने के बाद उसे उसके बड़े भाई ने विद्यापीठ के मैदानों में घूमने के लिए खींच लिया। चंद्रसेन ने दावा किया कि यह इसलिए था ताकि चंद्रगुप्त अपने नए परिवेश से परिचित हो सके। पूरी दोपहर के लिए चंद्रगुप्त को चंद्रसेन द्वारा विद्यापीठ के चारों ओर बिना किसी उद्देश्य के घूमने के लिए खींचा गया। अचानक चंद्रसेन ने कहने के लिए अपना मुंह खोला, चौथे भाई, कल वार्षिक नवागंतुक प्रतियोगिता है। बहुत सारे पुरस्कार हैं और प्रथम नवागंतुक राजा यहाँ तक कि एक तृतीय श्रेणी का प्राणी मूल भी जीत सकता है। दूसरे स्थान का व्यक्ति एक द्वितीय श्रेणी का प्राणी मूल जीत सकता है और तीसरे स्थान का व्यक्ति एक प्रथम श्रेणी का प्राणी मूल जीत सकता है। तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है और पहला स्थान अर्जित करना है। ये सुनकर चंद्रगुप्त का दिल जोर से धड़कने लगा। बड़े भाई, क्या तृतीय श्रेणी के प्राणी मूल बहुत कीमती होते हैं? भले ही चंद्रगुप्त प्राणी मूल के बारे में जानता था, फिर भी वह उनकी कीमतों के बारे में अनभिज्ञ था। बिल्कुल, तृतीय श्रेणी के प्राणी मूल 100 से अधिक नील मुद्राओं में बेचे जा सकते हैं। मैं 4 वर्ष पहले इस विद्यापीठ में शामिल हुआ था, लेकिन मैं कभी भी तृतीय श्रेणी के प्राणी मूल का उपयोग करने में सक्षम नहीं हुआ। सबसे ऊंचा जो मैंने उपयोग किया था वह एक द्वितीय श्रेणी का मूल था जिसकी मुझे 50 नील मुद्राएं देनी पड़ी थीं। चंद्रसेन के चेहरे पर यह कहने के बाद दिल के दर्द के संकेत दिखाई देने लगे। चंद्रगुप्त ने अपने दिमाग में ये सब योजना बनाना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से निर्णय किया कि वह युद्ध कला प्रतियोगिता से उस तृतीय श्रेणी के प्राणी मूल को जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। हालांकि उसने पहले कभी तृतीय श्रेणी के प्राणी मूल का उपयोग नहीं किया था, वह जानता था कि उसके अंदर निहित ऊर्जा को अवशोषित करने से वह अपनी खेती की दर बढ़ा सकेगा। वह नहीं जानता था कि तृतीय श्रेणी का मूल लेने के बाद वह विश्व सत्व को कितनी तेजी से अवशोषित कर पाएगा, लेकिन वह जानता था कि इसका उपयोग करके साधक ऊर्जा के 10वें स्तर की चरम सीमा पहुंच में थी। जैसे जैसे आकाश धीरे धीरे अंधेरा हुआ, चंद्रसेन चंद्रगुप्त को छात्र भोजनालय में ले गया।
रात के भोजन के बाद वे अलग हो गए और अपने अपने रास्ते चले गए, अपने छात्रावासों में लौट आए। अपने कमरे में लौटने के बाद चंद्रगुप्त ने दरवाजा बंद किया और अपने बिस्तर पर बैठ गया और फिर से साधना शुरू कर दी। हालांकि उसने अचानक दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। चंद्रगुप्त ने उलझन में दरवाजे की ओर देखा, फिर दरवाजे तक चला गया और उसे खोला। दरवाजे के बाहर एक 30 वर्षीय महिला खड़ी थी, जिसने हल्की हरी पोशाक पहनी हुई थी। यद्यपि उसकी सुंदरता इतनी नहीं थी कि पूरे शहर उसके पक्ष में युद्ध करें, फिर भी उसे सुंदर माना जा सकता था। उसके लंबे गहरे हरे बाल उसके कंधों तक जाते थे और ऐसा आभास देते थे मानो वे तैर रहे हों। क्या आपको कुछ चाहिए? चंद्रगुप्त ने कुछ उलझन में पूछा। तुम कारगिल विद्यापीठ के नए छात्रों में से एक हो। कल कारगिल विद्यापीठ की वार्षिक नवागंतुक प्रतियोगिता होगी। सभी नए छात्रों के लिए भाग लेना अनिवार्य है। आना मत भूलना, वह एक स्वर में बोली जो उसकी दृष्टि की तरह ही उदासीन था। हाँ, मैं जानता हूँ। क्या कुछ और है? चंद्रगुप्त ने पूछा। नहीं। ये शब्द छोड़ने के बाद महिला घूमकर जाने लगी और अगले कमरे में चली गई। ऐसा लग रहा था कि उसे हर छात्र को एक एक करके सूचित करना था। दरवाजा बंद करते हुए चंद्रगुप्त अपने बिस्तर पर लौट आया और उस पर बैठ गया। जल्दी से वह साधना की एक शांत अवस्था में लौट आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रतियोगिता का दिन। अगली सुबह चंद्रगुप्त ने रात की साधना समाप्त की, अपने कमरे से निकला और अकेले भोजनालय की ओर चल दिया। चूंकि वह इतनी जल्दी निकला था, अभी तक बहुत से लोग नहीं उठे थे, इसलिए वह अपने लिए एक खाली मेज ढूंढने में सक्षम था, क्योंकि पूरा हॉल लगभग खाली था। अपना नाश्ता खाने के बाद चंद्रगुप्त विद्यापीठ के मैदानों के केंद्र की ओर चल दिया, जहां खेल का मैदान था। युद्ध कला प्रतियोगिता यहाँ के स्टेडियम में होगी। रास्ते में चंद्रगुप्त ने देखा कि वह उसकी तरह ही नए छात्रों से घिरा हुआ था और वे भी खेल के मैदान की ओर जा रहे थे। क्योंकि वरिष्ठ छात्र सभी एक विद्यापीठ वर्दी पहनते थे, चंद्रगुप्त स्पष्ट रूप से पहचान सकता था कि कौन से नए छात्र थे। यद्यपि उतने अधिक वरिष्ठ छात्र नहीं थे, शायद उनकी नवागंतुक प्रतियोगिता में अधिक रुचि नहीं थी। जब चंद्रगुप्त खेल के मैदान में पहुंचा, वह खेल के मैदान के ऊपर 5 वृत्त देख सकता था, प्रत्येक 30 फीट व्यास का था। वहां पहले से ही बहुत से लोग इसे घेरे हुए थे। चंद्रगुप्त मैदान से कुछ मीटर दूर एक पेड़ के पास आया। जल्दी से पेड़ की ओर दौड़ते हुए उसने पेड़ के तने के खिलाफ धक्का दिया, पेड़ की चोटी की ओर ऊपर कूद गया। पेड़ की शाखा पर बसते हुए चंद्रगुप्त ने छाया में आराम करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रतियोगिता शुरू होने में अभी भी बहुत जल्दी थी। उसे इतनी जल्दी वहां पहुंचने और चिलचिलाती धूप के नीचे व्यर्थ पीड़ित होने की कोई जल्दी नहीं थी। समय तेजी से बीता। जल्द ही प्रतियोगिता शुरू होने का समय हो गया। इस समय प्रतियोगिता क्षेत्र पहले से ही हजारों छात्रों से खचाखच भरा हुआ था। उनमें से केवल कुछ ने छात्र वर्दी पहनी हुई थी, बाकी सभी नए छात्र थे। हालांकि चंद्रगुप्त ने देखा कि अधिकांश नए छात्र जिन्होंने 9वें स्तर या उससे बेहतर हासिल किया था, निश्चित रूप से सामान्य परिवारों से थे। उसने ये निर्णय नए छात्र वर्दी के आधार पर किया जो उन सभी को पहननी थी। ये लोग मोटे और सख्त संस्करण पहन रहे थे। ये समझ में आता था क्योंकि गौरी राज्य मुख्य रूप से सामान्य लोगों से बना था और गरीब परिवारों के बच्चे कड़ी मेहनत करने के आदी थे। इस प्रकार ये बच्चे साधक ऊर्जा पैदा करते समय सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे और इसलिए 8वें स्तर तक पहुंचने और कारगिल विद्यापीठ में शामिल होने में सक्षम थे। उन छात्रों के अलावा बाकी नए छात्र लगभग 16 से 17 वर्ष के लग रहे थे। यहाँ तक कि कुछ 17 वर्ष के भी थे। चंद्रगुप्त स्वयं 15 वर्ष का था जब वह 8वें स्तर तक पहुंचा था, एक उपलब्धि जिसे इतनी आसानी से दोहराया नहीं जा सकता था और इसलिए ये चंद्रगुप्त को वहां का सबसे युवा छात्र बना दिया। उसके बावजूद चंद्रगुप्त का शारीरिक विकास किसी और से कहीं आगे था। यद्यपि वह वास्तव में 15 वर्ष का था, वह ऐसे बना हुआ था मानो वह कुछ वर्ष बड़ा हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद चंद्रगुप्त चुस्ती से जमीन पर कूद गया और प्रतियोगिता क्षेत्र की ओर चल दिया। यद्यपि एक भीड़ पहले से ही बन रही थी, चंद्रगुप्त ने अपना रास्ता जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह शांति से बाहर खड़ा रहा। नवागंतुक युद्ध कला प्रतियोगिता के संबंध में चंद्रगुप्त को इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, यहाँ तक कि इसे देखना भी उसे आकर्षक नहीं लग रहा था। आज वह भाग लेने का एकमात्र कारण तृतीय श्रेणी के प्राणी मूल के कारण था। सभी लोग शांत हो जाओ। अचानक एक जोरदार भेदी ध्वनि गूंजी। चीख इतनी जोरदार थी, ये खेल के मैदान में हर किसी ने सुनी और हर कोई तुरंत शांत हो गया। एक पल में पूरा मैदान बिल्कुल शांत हो गया। एक सफ़ेद वस्त्रधारी मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मंच पर आया। वह व्यक्ति अपनी उम्र के किसी भी अन्य व्यक्ति
छोटी ई की तरह लग रहा था, जिसमें कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं थी। हालांकि उसकी आंखों में प्रकाश इतना उज्ज्वल था, ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर एक साधक शस्त्र छिपा हो, जिससे लोग सीधे उसकी आंखों में देखने से डरते थे। सभी को देखते हुए वह व्यक्ति दयालुता से मुस्कुराया। एक मित्रवत स्वर में जोर से बोलते हुए उसने कहा, प्रिय छात्रों, मैं कारगिल विद्यापीठ का उप प्रधानाचार्य देवदत्त हूँ। मैं आज की युद्ध कला प्रतियोगिता का प्रभारी होऊंगा, साथ ही वह भी जो नियम बनाता है। मैं यह मानने जा रहा हूं कि सभी ने विद्यापीठ के वारों पर सूचना पटल पर नियम पहले ही देख लिए हैं, इसलिए मैं इसे दोहराऊंगा नहीं। इस वर्ष का पुरस्कार हमेशा की तरह ही है। प्रथम स्थान विजेता एक तृतीय श्रेणी का प्राणी मूल जीतेगा, उपविजेता द्वितीय श्रेणी का प्राणी मूल जीतेगा और तीसरे स्थान विजेता को प्रथम श्रेणी का प्राणी मूल मिलेगा। इसके अलावा इस छोटी योग्यता में शीर्ष 50 प्रतिभागियों को पुरस्कार के रूप में एक नील मुद्रा मिलेगी। ये सुनकर सामान्य लोगों की वर्दी पहनने वाले हर एक छात्र उत्साह में जयकार करने लगा। वे दिन प्रतिदिन बहुत अधिक खर्च नहीं करते थे और हर दिन केवल साधारण भोजन करते थे। एक स्वर्ण मुद्रा 3 लोगों के परिवार को 1 महीने तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी और एक नील मुद्रा 100 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी। यद्यपि एक प्राणी मूल एक कीमती वस्तु थी, लेकिन उनमें से किसी को भी एक जीतने की कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक कमाने के केवल 3 अवसर थे, लेकिन एक नील मुद्रा प्राप्त करने के 50 अवसर थे। इस क्षण कम सुविधा प्राप्त परिवारों के लगभग सभी छात्र अधिक उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सके। उन सभी ने मन ही मन शपथ ली कि इस नील मुद्रा के लिए उन्हें शीर्ष 50 स्थानों में प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सामान्य लोगों के चेहरों पर उल्लासपूर्ण भावों को देखते हुए कुछ अभिजात लोग तिरस्कार से देख रहे थे। एक नील मुद्रा एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी छोटी राशि नहीं हो सकती थी, लेकिन एक अभिजात के लिए ये बहुत कम मूल्य की थी। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त के पास स्वयं पर 50 नील मुद्राएं थीं, जिनका उपयोग वह अपनी इच्छानुसार कर सकता था। नवागंतुक युद्ध कला प्रतियोगिता बहुत देर बाद शुरू नहीं हुई। छात्रों ने व्यक्तिगत रूप से एक बड़े कंटेनर के भीतर से टैग खींचने के लिए अलग अलग लॉट्स निकाले। हालांकि टैग कागज के एक टुकड़े से ढके हुए थे, जिससे उन पर संख्याओं को देखना असंभव हो गया था। 2 बर्तनों पर अलग अलग लेबल थे। एक बर्तन उन छात्रों के लिए था जो 8वें स्तर तक पहुंच चुके थे, जबकि दूसरा बर्तन उन लोगों के लिए था जो 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे। इस विधि ने सुनिश्चित किया कि कोई भी छात्र किसी अन्य छात्र से एक अलग स्तर से नहीं लड़ेगा और युद्ध के परिणाम को शुरू से पूरी तरह से अनुमानित नहीं बना देगा। यद्यपि कारगिल विद्यापीठ की सबसे कम प्रवेश आवश्यकता 8वें साधक ऊर्जा स्तर तक पहुंचना था, हर साल नए छात्रों के बीच हमेशा कुछ नए लोग होते थे जो प्रतिभाशाली थे और जिनमें खेती के मामले में बिल्कुल भी कमी नहीं थी। ये भी कहा जा सकता था कि कुछ बहुमूल्य प्रतिभाएं थीं जिन्हें अभिजात परिवारों ने छोड़ दिया था, इसलिए हर साल हमेशा कुछ नए छात्र होते थे जिन्होंने पहले ही 9वां साधक ऊर्जा स्तर हासिल कर लिया था। उन्हें विद्यापीठ में भर्ती कराया जाता था। लॉट्स निकालने में अधिक समय नहीं लगा और जल्द ही चंद्रगुप्त की बारी आई। बर्तन को देखते हुए चंद्रगुप्त ने लापरवाही से उसके भीतर से एक टैग पकड़ लिया। टैग को खोलते हुए उसने शब्दों को एक राहत भरी दृष्टि से पढ़ा, तृतीय मंच संख्या 64। टैग पर संख्या देखकर उसने मन ही मन स्पष्ट रूप से समझ लिया कि उसका प्रतिद्वंद्वी तृतीय मंच पर संख्या 136 होगा, क्योंकि इस बार की प्रतियोगिता ने 2 संख्याओं को खोजने के आधार पर प्रतिद्वंद्वियों का मिलान किया था, जो 200 का योग देंगी। अपने टैग प्राप्त करने के बाद हर छात्र धीरे धीरे अपने संबंधित मंचों की ओर चला गया, जबकि चंद्रगुप्त तृतीय मंच की ओर चला गया। प्रतियोगिताएं तेज गति से आगे बढ़ रही थीं, क्योंकि प्रतियोगिता के पहले दौर में केवल आधा दिन लगा। क्योंकि चंद्रगुप्त का अपना प्रतिद्वंद्वी युद्ध कला से लड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, चंद्रगुप्त ने आसानी से जीत हासिल की और दूसरे दौर में अपना रास्ता बना लिया। दोपहर का भोजन खाने के बाद नवागंतुक युद्ध कला प्रतियोगिता जारी रही। हालांकि प्रतियोगियों की संख्या आधी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उस पहले दौर के अंत तक केवल 500 लोग उपस्थित थे। दूसरा दौर पहले दौर की तरह ही तय किया गया था, लॉट्स निकालकर। क्योंकि बचे हुए लोगों की मात्रा पहले दौर की तुलना में काफ़ी कम थी, इसे समाप्त होने में केवल 4 घंटे लगे। दूसरे दौर के अंत तक 256 छात्र शेष खड़े थे। संयोगवश चूंकि यह एक सम संख्या थी, तो एक अजीब स्थिति नहीं होगी जहां एक छात्र लॉट्स के चित्रण से बाहर रह जाएगा। तुरंत तीसरे दौर में प्रवेश करते हुए लोगों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को खोजने के लिए लॉट्स निकालना शुरू कर दिया। रात होते होते केवल 128 लोग थे जो आगे बढ़े, जिनमें चंद्रगुप्त एक आलसी अभिव्यक्ति के साथ खड़ा था। प्रतियोगिता के मैदान को छोड़ते हुए चंद्रगुप्त ने देखा कि आकाश बहुत पहले अंधेरा हो चुका था।
उसने अपने विरोध करते पेट को रगड़ा और हल्की निराशा के साथ अपना सिर हिलाया। अपनी पिछली दुनिया में वह खाना खाए बिना कई दिन और रात जा सकता था और फिर भी भूख महसूस नहीं करता था। अब जब वह दिन में 3 भोजन का आदी हो गया था, वह एक भोजन छोड़ने के बाद भूख महसूस करता था, जिससे चंद्रगुप्त अपने आप से थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। जल्द ही चंद्रगुप्त भोजनालय में पहुंच गया। अपना भोजन प्राप्त करने के बाद उसने एक खाली सीट ढूंढी और खाना शुरू कर दिया। यद्यपि भोजन साधारण था, पूरी तरह से अतुलनीय था जो उसने चंद्रवंश पर छोटी वार में खाया था, चंद्रगुप्त ने फिर भी इसे आनंद के साथ खाया। चूंकि वर्तमान नवागंतुक युद्ध कला प्रतियोगिता अभी समाप्त हुई थी, भोजनालय में उपस्थित लोगों की वर्तमान संख्या सामान्य से कम नहीं थी। वास्तव में इतने सारे लोग थे कि चंद्रगुप्त के बैठने के कुछ ही समय बाद भोजनालय की सभी सीटें भर गई थीं। अब बड़ी भी बहुत से लोग थे जो उपलब्ध स्थान नहीं ढूंढ सके। यद्यपि चंद्रगुप्त एक मेज पर अकेला बैठा था, एक भी व्यक्ति उसके साथ बैठने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां के अन्य सभी छात्र किसान थे। वे कैसे संभवतः चंद्रगुप्त के साथ बैठने की हिम्मत कर सकते थे, जो शानदार कपड़े पहने हुए था। ये पहली नज़र में स्पष्ट था कि वह एक अभिजात परिवार से था। पेंग पेंग जैसे ही चंद्रगुप्त ने आनंद के साथ खाना शुरू किया, एक हाथ अचानक उसके कंधे पर थपकी दी, जिससे मेज उस क्रिया से हिल गई। चंद्रगुप्त ने भौहें सिकोड़ते हुए धीरे धीरे अपना सिर उठाया। हाथ का मालिक एक लगभग 20 वर्षीय अभिजात पुरुष था। उसके बगल में 2 युवक थे जिनके चेहरे पूर्ण अहंकार से भरे हुए थे। एक पुरुष था और एक महिला थी, और दोनों ने शानदार रेशमी कपड़े पहने हुए थे। पहली नज़र से स्पष्ट था कि वे धनी परिवारों से थे। 3 अच्छे कपड़े पहने छात्रों को एक सपाट अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए वह एक नाराज अभिव्यक्ति के साथ बोला, कोई समस्या है? 20 वर्षीय अभिजात के चेहरे पर एक अशुभ चमक थी, जैसे वह चंद्रगुप्त को घूर रहा था। अहंकार से बोलते हुए अभिजात ने कहा, अरे बच्चे, यह मेज हमारी है, तुम्हें कहीं और बैठना चाहिए। यद्यपि युवक बता सकता था कि चंद्रगुप्त उसके द्वारा पहने गए कपड़ों से किसी भी तरह से सामान्य व्यक्ति नहीं था, फिर भी युवक ने चंद्रगुप्त को आंखों में देखने की जहमत नहीं उठाई। पुरुष ने जो कहा था उसे सुनकर चंद्रगुप्त ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, यदि तुम खाना चाहते हो तो बैठो और खाओ। यह मेज पूरे विद्यापीठ के आनंद के लिए है। इसके अलावा मेज पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। यह मेज तुम्हारी कब से हो गई? ये सुनने के बाद अभिजात का चेहरा काफी क्रोधित लग रहा था। पहले ही अपना धैर्य खो चुके थे। वह चिल्लाया, तुम हटोगे या नहीं? इस समय तक चंद्रगुप्त की मेज पर तमाशा पहले ही बाकी सभी का ध्यान आकर्षित कर चुका था। यद्यपि बहुत से लोग देख रहे थे, किसी के पास कुछ कहने के लिए आगे आने का साहस नहीं था। चंद्रगुप्त के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। इस प्रकार की घटनाएं उसके पिछले जीवन में कई बार हुई थीं, लेकिन वह हमेशा दूसरे उत्तेजकों को सबक सिखाता था। बेशक मैं हटूंगा, बस मेरे पहले अपना भोजन समाप्त करने की प्रतीक्षा करो। दूसरी ओर देखते हुए चंद्रगुप्त नए उत्साह के साथ अपने भोजन में खुदाई करने लगा। क्योंकि उसने अपना चेहरा भोजन से भर लिया था, चंद्रगुप्त की आवाज़ थोड़ी दबी हुई थी। हालांकि इन 3 लोगों के लिए चंद्रगुप्त का अर्थ जोरदार और स्पष्ट था। भाई, ऐसा लगता है कि इस विद्यापीठ में तुम्हारी शक्ति पर्याप्त नहीं है। तुम एक मेज पर भी दावा नहीं कर सके। बेहतर होगा कि तुम हम दोनों को बाहर अपना भोजन न खाने दो। अभिजात के पीछे की लड़की हल्के से हंसी। ये शब्द सुनकर 20 वर्ष या उससे अधिक के युवक के चेहरे से अजीबता का भाव गायब हो गया, केवल क्रोध का भाव छोड़ गया। चंद्रगुप्त को बुरी तरह से घूरते हुए वह चिल्लाया, बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस परिवार से हो? यदि तुम में साहस है तो मुझे बताओ। चंद्रगुप्त की भौहें एक साथ सिकुड़ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक और आवाज़ चिल्लाई, कादियान, तुम कारगिल विद्यापीठ के वरिष्ठ छात्रों में से एक हो, ये सोचने के लिए कि तुम्हें एक नए छात्र को धमकाने की हिम्मत है। उद्धरण चिन्ह। बोलने वाला कादियान के समान उम्र का एक और व्यक्ति था। उसने भी वही विद्यापीठ वर्दी पहनी हुई थी और वह उनकी ओर चला गया। इस युवक को देखकर कादियान का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी आंखों ने डर का एक संकेत दिखाया, जैसे उसने कहा, देवरंजन, तुम्हें मेरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस बिंदु पर चंद्रगुप्त दोनों लोगों के नाम जानता था। पहले वाले को कादियान कहा जाता था और जो अभी आया था उसे देवरंजन कहा जाता था। देवरंजन नामक युवक खिसियाया और कहा, कादियान, ये सच है कि तुम्हारे मामले मेरे हस्तक्षेप के लिए नहीं हैं। लेकिन चूंकि मैं एक वरिष्ठ छात्र हूँ, मैं एक कनिष्ठ की परेशानियों को अनदेखा नहीं कर सकता। ये सुनकर कादियान के पीछे खड़े 2 युवकों के चेहरे बदल गए। इस समय कादियान के पीछे खड़ी लड़की थोड़ा हिचकिचाई और फिर हल्के से कादियान के कपड़ों को खींचा।
वह हल्के से फुसफुसाए, बड़े भाई, वहाँ कुछ खाली सीटें हैं, हमें वहाँ जाकर बैठ जाना चाहिए। कादियान ने भोजनालय के चारों ओर देखा और निश्चित रूप से बहुत दूर नहीं एक स्थान खाली हो गया था। चंद्रगुप्त को एक भयंकर घूर के साथ देखते हुए उसने अपना हाथ लहराया। दूसरे भाई, तीसरी बहन, चलो चलते हैं, उसने कहा, जैसे वह खाली मेज की ओर चलने लगा। यदि वह इस तमाशे के साथ जारी रखता तो उसके लिए कोई लाभ नहीं होता। वह हारे हुए के रूप में बाहर आने से भी थोड़ा डर रहा था, क्योंकि देवरंजन का वंश कादियान वंश से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। देवरंजन स्वयं वास्तव में उससे अधिक मजबूत था। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं था। हाथ में बड़ा मामला ये था कि यदि यह बात फैल गई कि कादियान जैसा वरिष्ठ छात्र एक नए छात्र को धमका रहा था तो वह उपहास का निशाना बन जाता। इसके अलावा यदि प्रधानाचार्य ने इसके बारे में सुना तो उसे निश्चित रूप से एक सख्त सजा मिलती। एक और कारण क्यों कादियान अपनी सीटों के लिए सामान्य लोगों को चुनने के लिए तैयार नहीं था, वह कुछ था जो हर वरिष्ठ छात्र अपने दिलों के भीतर जानता था। गौरी राज्य के 6 विशेषज्ञों में से एक के रूप में कारगिल विद्यापीठ के प्रधानाचार्य गरीब छात्रों के प्रति बहुत पक्षपाती थे। उसी क्षण कादियान की बहन ने नए सिरे से रुचि के साथ चंद्रगुप्त को देखा, मानो उसे अचानक कुछ याद आया हो। अपना मुंह खोलते हुए उसने कहा, ओह, मुझे अभी याद आया। तुम उन 128 नए छात्रों में से एक हो जो प्रतियोगिता के अगले चरण में पहुंचे थे। मैंने तुम्हें लड़ाई के मैदानों के ऊपर देखा था। जैसे ही वह बोली, लड़की की आंखों में अचानक एक दुर्भावनापूर्ण इरादा आ गया। ये सुनकर पहले से मौन पुरुष ने कुछ कहने के लिए घूमा, मुझे आशा है कि कल प्रतियोगिता में मेरा मुकाबला तुमसे होगा। एक बुरी हंसी के साथ वह घूमा और उस खाली मेज की ओर चल दिया जहां कादियान जा रहा था। उस पुरुष छात्र के शब्दों को ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, न ही उसने उस व्यक्ति की बिल्कुल परवाह की। देवरंजन चंद्रगुप्त के पास आया और एक हंसी के साथ उसके कंधे को थपथपाया, तुम में वास्तव में हिम्मत है कि तुमने कादियान को मुंह नहीं लगाया। यदि वह भविष्य में तुम्हें धमकाने की कोशिश करता है तो तुम्हें बस मुझे ढूंढना होगा। चंद्रगुप्त अपने स्टूल से खड़ा हुआ और मुस्कुराया, मैं चंद्रगुप्त वर्मा हूँ। इस शर्मनाक स्थिति में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, अन्यथा मुझे डर है कि यह कुछ परेशानी में बढ़ जाता। देवरंजन खिसियाने लगा, कनिष्ठ को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। कादियान का वंश हाल ही में विद्यापीठ के भीतर काफी आक्रामक रहा है। मैंने उसे बहुत पहले से काफी कष्टप्रद पाया है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसे सबक सिखाने का अवसर कभी नहीं ढूंढ सका। हाँ, मैं देवरंजन हूँ, तुम मुझे सीनियर देवरंजन कह सकते हो। तुम कल प्रतियोगिता में बहुत सावधान रहना चाहोगे। कादियान के पीछे के 2 लोग उसकी छोटी बहन कादियान कुसुम और उसका छोटा भाई कादियान किरण थे। अफवाह है कि वे दोनों पहले ही साधक ऊर्जा के 9वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। चंद्रगुप्त केवल हंसा और कहा, सीनियर देवरंजन, चिंता मत करो। यदि मैं उन्हें देखता हूं तो मैं निश्चित रूप से सावधान रहूंगा। सिर हिलाते हुए देवरंजन ने कहा, देर हो रही है इसलिए मैं अपने छात्रावास में लौटूंगा। कनिष्ठ, मुझे आशा है कि हम फिर मिलेंगे। देवरंजन के जाने के बाद चंद्रगुप्त ने जल्दी से अपने भोजन का बाकी हिस्सा समाप्त कर दिया, फिर अपने छात्रावास में लौट आया। पूरे दिन भर उसने अपने बड़े भाई चंद्रसेन को बिल्कुल नहीं देखा था। उसके कार्य और ठिकाने पूरी तरह से अज्ञात थे। लापरवाही से अपने कमरे में धूल झाड़ते हुए चंद्रगुप्त बिस्तर पर चढ़ गया और पाठों के अनुसार एक बार फिर साधना शुरू कर दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ट्रॉफी प्रतियोगिता का दूसरा दिन। प्रतियोगिता का दूसरा दिन तेजी से आगे बढ़ा। क्योंकि कम से कम लोग थे, दिन के अंत तक शीर्ष 8 जल्दी से तय हो गए थे। शीर्ष 50 स्थापित होने के बाद विद्यापीठ ने उस नियम को रद्द कर दिया था जो 8वें स्तर के छात्रों को 9वें स्तर के छात्रों के खिलाफ लड़ने से रोकता था। छात्र अब जिसके भी खिलाफ उनका मुकाबला होता था उससे स्वतंत्र रूप से लड़ सकते थे। इसलिए चंद्रगुप्त और एक अन्य सांवले छात्र के अलावा अन्य 6 छात्र पहले ही साधक ऊर्जा के 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे। सांवले छात्र या चंद्रगुप्त के शीर्ष 8 में प्रवेश करने के लिए उन्हें कुछ छात्रों को हराना था जो पहले ही साधक ऊर्जा के 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त को कुछ अप्रत्याशित का सामना करना पड़ा। 9वें स्तर तक पहुंचने वाले 6 नए छात्रों में से 2 वे छात्र थे जिनका वह कल सामना किया था, कादियान कुसुम और कादियान किरण। यद्यपि चंद्रगुप्त ने अभी तक दोनों के खिलाफ नहीं लड़ा था, उसने महसूस किया कि हर बार जब उसने उन्हें देखा उनके बीच उकसावे की एक छिपी हवा थी। दोनों भाई बहनों की घूर के संबंध में चंद्रगुप्त ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके मन में वह केवल अपने आप को एकमात्र अन्य 8वें स्तर के नए छात्र के खिलाफ परखने के बारे में सोच सकता था।
उस पुरुष छात्र की युद्ध कला शैली चंद्रगुप्त द्वारा स्पष्ट रूप से देखी गई थी, जिसने सोचा कि यह काफ़ी अद्वितीय थी, जो उसके लिए बहुत उपयुक्त थी। उसकी ताकत भी असाधारण थी, जो मुख्य कारण था कि वह बिना किसी वास्तविक परेशानी के शीर्ष 8 में पहुंच गया था। उसकी ताकत अपनी उम्र के किसी और से कहीं अधिक थी, और उसके सामने आए आधे प्रतिद्वंद्वियों को रिंग से बाहर फेंक दिया गया था। अंतिम मुकाबले कल आयोजित किए जाने थे, और उसके अंत तक नवागंतुक राजा घोषित किया जाएगा। खेल के मैदानों को छोड़ते हुए चंद्रगुप्त तुरंत भोजनालय की ओर चल दिया। अपना भोजन प्राप्त करने के बाद उसने अपनी आंख के कोने से प्रतियोगिता के प्रतियोगियों में से एक को देखा। ये वह सांवला छात्र था। वह वर्तमान में कमरे के एक कोने में अकेला खा रहा था। छात्र ने कुछ पैचों के साथ साधारण कपड़े पहने हुए थे। यद्यपि पुरुष लगभग 16 वर्ष का लग रहा था, चंद्रगुप्त उसके थोड़े अपरिपक्व चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति देख सकता था। उसका कद और निर्माण उसकी उम्र के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। वह पहले से ही 1.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच रहा था, लगभग उसके भाई चंद्रसेन जितना लंबा, और उसकी परिधि एक चक्र से भी बड़ी थी। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वह उस मेज की ओर चला गया जहां सांवला छात्र खा रहा था, और अपनी ट्रे के साथ बैठ गया। उसका अभिवादन करने के लिए सिर घुमाते हुए चंद्रगुप्त मुस्कुराया। मैं चंद्रगुप्त वर्मा हूं। तुम किस नाम से जाने जाते हो? उद्धरण चिन्ह। चंद्रगुप्त से मिलने के लिए अपना सिर ऊपर झुकाते हुए उसकी आंखों ने धीरे धीरे उसके कपड़ों पर नजर डाली। फिर उसने कहा, मैं तीक्ष्ण हूं। हंसते हुए चंद्रगुप्त ने कहा, मैंने हाल ही में तुम्हें प्रतियोगिता में लड़ते देखा। 8वें स्तर के छात्र को 9वें स्तर के छात्रों को हराते देखना वास्तव में अब छोटे ऊता है। चंद्रगुप्त की प्रशंसा सुनकर तीक्ष्ण भी हंसने से खुद को नहीं रोक सका। मैं केवल इसलिए जीता क्योंकि मेरी ताकत उनसे बेहतर थी, बस इतना ही। वे वास्तव में निपटने में मुश्किल थे, यहाँ तक कि अब भी मैं मुकाबलों से दर्द महसूस कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त ने तीक्ष्ण को ध्यान से देखा। उसके कपड़ों पर पैच और उसके साधारण भोजन ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह एक गरीब परिवार से था। फिर भी उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया हो और फिर भी हार न मानी हो। कल के मुकाबलों के बारे में तुम क्या सोचते हो? चंद्रगुप्त ने पूछा। तीक्ष्ण ने अपना भोजन निगला और गंभीरता से कहा, वे सभी 9वें स्तर के हैं। वे आसान नहीं होंगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करके आया हूँ। चंद्रगुप्त ने सिर हिलाया। उसे तीक्ष्ण पसंद आया। वह सीधा सादा था, बिना किसी दिखावे के। अभिजात परिवारों के कई छात्रों के विपरीत, जो केवल अपने परिवार के नाम के कारण शक्तिशाली थे, तीक्ष्ण ने अपनी ताकत खुद बनाई थी। कल के मुकाबलों में शुभकामनाएं, चंद्रगुप्त ने कहा। शायद हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तीक्ष्ण मुस्कुराया। उसके दांत सफ़ेद चमक रहे थे। यदि ऐसा होता है तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, और मुझे आशा है कि तुम भी अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे। चंद्रगुप्त ने अपना भोजन समाप्त किया और उठ खड़ा हुआ। मैं दूंगा। फिर मिलते हैं, तीक्ष्ण। फिर मिलते हैं, तीक्ष्ण ने कहा जैसे चंद्रगुप्त चला गया। जैसे ही चंद्रगुप्त भोजनालय से बाहर निकला, उसने आकाश की ओर देखा। तारे चमक रहे थे और चांद आधा था। कल एक बड़ा दिन होगा। न केवल प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबले थे, बल्कि उसे ये भी देखना था कि क्या वह उन 9वें स्तर के छात्रों को हरा सकता है, विशेष रूप से कादियान कुसुम और कादियान किरण, जो उससे नाराज थे। लेकिन चंद्रगुप्त डरा नहीं था। वह अर्जुन था, गॉड ऑफ स्वॉर्ड। भले ही वह अब एक नए शरीर में था, उसकी आत्मा अभी भी वही थी, और उसकी आत्मा के पास सदियों का एक छोटे ओहद अनुभव था। आओ और देखो, उसने मन ही मन कहा। कल मैं दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। तीक्ष्ण की बात सुनकर चंद्रगुप्त ने पूछे बिना नहीं रह सका, तीक्ष्ण, तुम कहते हो कि तुम में बहुत अधिक शक्ति है, लेकिन तुम कितनी भारी वस्तु उठा सकते हो? उद्धरण चिन्ह। जब मैं घर पर था तो मैं 200 किलोग्राम का पत्थर उठा सकता था। उसने गर्व से भरे चेहरे के साथ काफी अहंकार से कहा। चंद्रगुप्त का चेहरा वह उत्तर सुनकर खाली हो गया। यह एक राक्षसी छात्र था। एक 200 किलोग्राम का पत्थर एक औसत वयस्क के लिए उठाना असंभव था, लेकिन तीक्ष्ण जैसे युवा लड़के के लिए इतना विशाल पत्थर उठाने में सक्षम होना, चंद्रगुप्त केवल इस तथ्य से विस्मय महसूस कर सकता था। तीक्ष्ण, तुम कितने साल के हो? चंद्रगुप्त ने अब तीक्ष्ण को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। 16 वर्ष, तीक्ष्ण ने कहा, जैसे वह अपना भोजन चबा रहा था। उसके चबाने के कारण उसके शब्द लगभग अश्रव्य थे। चंद्रगुप्त की उस पर छाप और भी बढ़ गई, जैसे उसने कहा, तीक्ष्ण, क्या तुम में ये शक्ति बचपन से थी? ये सही है, मेरी ताकत हमेशा अधिकांश से अधिक मजबूत थी, लेकिन फिर मेरी भूख भी उतनी ही अधिक थी। क्योंकि मैं अपने घर में हमेशा पेट भरकर नहीं खा सकता था, मैं आमतौर पर पहाड़ों पर जाता था और अपने लिए भोजन का शिकार करता था।
तीक्ष्ण ने सपाट स्वर में कहा। एक गहरी सांस लेते हुए चंद्रगुप्त ने मानसिक रूप से पुष्टि की कि तीक्ष्ण की ताकत निश्चित रूप से एक दैवीय प्रदत्त शक्ति थी। अन्यथा उस जैसा युवा लड़का कभी भी इतना भारी पत्थर नहीं उठा पाता। लेकिन चंद्रगुप्त को और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि तीक्ष्ण अक्सर पहाड़ में अकेले शिकार करता था। मुश्किल से 16 वर्ष के व्यक्ति के लिए पहाड़ों में आसानी से शिकार करने में सक्षम होना, इसने चंद्रगुप्त का उसके प्रति सम्मान अत्यधिक मात्रा में बढ़ा दिया। आखिरकार पहाड़ों में न केवल जंगली जानवर दिखाई देते थे, जादुई प्राणी भी कभी कभी दिखाई देते थे और बाद की ताकतें नियमित जंगली जानवरों की तुलना में अतुलनीय थीं। तीक्ष्ण ने अपना पेट रगड़ा और एक हंसी के साथ अपने स्टूल से खड़ा हुआ। चंद्रगुप्त, मैंने अपना पेट भर खा लिया है, इसलिए मैं सोने के लिए अपने छात्रावास में लौटूंगा। कल आखिरकार प्रतियोगिता का एक और दिन है। चंद्रगुप्त ने सिर हिलाया। मुझे आशा है कि तुम कल की प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में पहुंचोगे। तीक्ष्ण ने जोरदार सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प देखा जा सकता था। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा और शीर्ष 3 के लिए प्रयास करूंगा। एक प्रथम श्रेणी का प्राणी मूल कम से कम 10 नील मुद्राओं में बेचा जा सकता है। तीक्ष्ण के जाने के कुछ ही समय बाद चंद्रगुप्त ने जल्दी से अपना भोजन खाया और अपने कमरे में लौट आया। जैसे ही उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद किया, उस पर एक दस्तक सुनी जा सकती थी। चौथे भाई, क्या तुम यहाँ हो? चंद्रसेन ने एक मजबूत स्वर में पूछा। आवाज सुनकर चंद्रगुप्त हैरान रह गया। उसे अपने भाई का कोई पता देखे हुए पूरे 2 दिन हो गए थे। जल्दी से दरवाजा खोलते हुए उसने चंद्रसेन को अपने कमरे के अंदर आमंत्रित किया। चौथे भाई, मुझे खेद है लेकिन मैं प्रतियोगिता में तुम्हारी प्रगति पर नजर नहीं रख सका। चंद्रगुप्त के सवाल पूछने के लिए मुंह खोलने से पहले ही उसने जल्दी से कहा। चंद्रगुप्त ने सिर हिलाया और कहा, मैं पहले ही शीर्ष 8 में आगे बढ़ चुका हूं। कल मुकाबलों का अंतिम दिन होगा। चंद्रगुप्त को सुनते हुए चंद्रसेन अचानक अपने छोटे भाई की सफलता के लिए खुश हो गया। उत्साहित होकर उसने कहा, चौथे भाई, तुम सच में अद्भुत हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दूसरी बहन और तीसरे भाई से पहले यहाँ आए। अपनी जेब से एक अंगूठे के आकार का क्रिस्टल निकालते हुए चंद्रसेन ने उसे चंद्रगुप्त के हाथों में रख दिया। चौथे भाई, यह एक प्रथम श्रेणी का प्राणी मूल है। 2 दिन पहले मैं और कुछ दोस्त विद्यापीठ के पीछे जंगल में गए और एक साथ एक प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी को मार डाला। ये वह प्राणी मूल है जिसे मैं तुम्हारे लिए लड़कर लाया हूँ, इसे ले लो। पहले ही देर हो रह बड़ी ही है, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे आराम में और खलल नहीं डालेगा। कल प्रतियोगिता का अंतिम दिन है, इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और प्रथम स्थान का खिताब अर्जित करना चाहिए। चंद्रसेन फिर कमरे से बाहर निकल गया, धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया। चंद्रसेन के दरवाजा बंद करने से ठीक पहले चंद्रगुप्त ने चंद्रसेन की बांह पर 3 इंच लंबे पंजे के निशान की एक झलक देखी जो नीचे की ओर दौड़ रहा था। चुपचाप अपने हाथों में प्रथम श्रेणी के प्राणी मूल को देखते हुए चंद्रगुप्त ने गर्मजोशी की एक लहर महसूस की जो बनी रही। कुछ देर के लिए चंद्रगुप्त का दिल वास्तव में शांत होने में असमर्थ था। यद्यपि ये केवल एक प्रथम श्रेणी का प्राणी मूल था, चंद्रगुप्त उससे निकलने वाली चंद्रसेन की चिंता को महसूस कर सकता था। चंद्रसेन की बांह पर घाव के बारे में सोचते हुए चंद्रगुप्त जानता था कि घाव एक जादुई प्राणी का शिकार करने से आया था। जब भी चंद्रगुप्त उपहार के बारे में सोचता, वह अंदर से गर्म महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता था, एक और भावना जो उसने अपने पिछले जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। अपने कमरे के केंद्र में एक स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ कुछ देर खड़े रहने के बाद चंद्रगुप्त ने अंततः एक गहरी सांस ली, धीरे धीरे खुद को शांति की स्थिति में लाने के लिए मजबूर बड़े उड़ा किया। फिर वह एक बार फिर साधना शुरू करने के लिए अपने बिस्तर पर चढ़ गया। यद्यपि उसके पास अब प्राणी मूल था, वह इसे अभी उपयोग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इसे अपनी आकाश पेटी में संग्रहित कर लिया। प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त पूरी तरह से विश्वास करता था कि वह प्रथम स्थान ले सकता है। आखिरकार अपनी पिछली दुनिया में वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ था जो दुनिया के शिखर पर खड़ा था। और यद्यपि उसने पुनर्जन्म के बाद अपनी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था, उसके पास अभी भी हर प्रकार की तलवार कला का ज्ञान था, साथ ही गहन गूढ़ तलवार नियमों की समझ भी थी, इतनी अधिक कि वे उसकी आत्मा में अंतर्निहित थे। वह तलवार के मार्गों की अपनी समझ नहीं खोया था और इस तरह चंद्रगुप्त भविष्य में महाद्वीप के माध्यम से आगे बढ़ेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रतियोगिता का अंतिम दिन। अगली सुबह चंद्रगुप्त ने जल्दी से अपना नाश्ता समाप्त किया, फिर प्रतियोगिता में पहुंच गया। शायद इसलिए क्योंकि आज प्रतियोगिता का अंतिम दिन था। आज पिछले 2 दिनों की तुलना में बहुत अधिक लोग आए थे। इनमें से कई नए लोग वरिष्ठ छात्र थे।
लड़ाई के मैदानों को कल रात पूरी तरह से ठीक कर दिया गया था और मूल 5 मैदानों को बदलकर 4 कर दिया गया था। हालांकि 4 मैदान अब पहले से बड़े थे। कल के मैदान पूरी तरह से एक अलग स्तर पर थे जिनकी तुलना नए आकारों से नहीं की जा सकती थी। इस क्षण चंद्रगुप्त ने अपने पीछे कुछ महसूस किया। घूमकर उसने अपने बड़े भाई चंद्रसेन को भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश करते देखा। चंद्रगुप्त की निगाह पर ध्यान देते हुए चंद्रसेन व्यापक रूप से मुस्कुराया। जल्दी से भीड़ से अलग होते हुए वह चंद्रगुप्त के पास दौड़ा और उसके कंधे पर थपकी दी। चौथे भाई, आज वह दिन है जब तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे प्रथम स्थान पाने की मांग नहीं करेगा। शीर्ष 3 में आना काफी अच्छा है। चंद्रसेन के लिए एक प्राणी मूल प्राप्त करना केवल एक छोटा सा पुरस्कार था, सबसे महत्वपूर्ण बात एक अच्छी रैंक प्राप्त करना था। यद्यपि एक प्राणी मूल की कीमत आसानी से अनदेखा नहीं की जा सकती थी, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे चंद्रवंश का सबसे बड़ा पुत्र गहराई से चाहता था। चंद्रगुप्त हंसा और कहा, बड़े भाई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से तुम्हें निराश नहीं करूंगा। प्रतियोगिता का समय जल्दी आ गया। इस बार शीर्ष 8 सेमीफाइनल में लड़ेंगे। अपने प्रतिद्वंद्वियों को तय करने के लिए लॉट्स निकालने के बाद चंद्रगुप्त तुरंत मैदान पर चला गया। कुछ ही समय बाद चंद्रगुप्त का प्रतिद्वंद्वी धीरे धीरे मैदान में आया, लेकिन चंद्रगुप्त को आश्चर्य हुआ, उसका प्रतिद्वंद्वी एक लड़की थी। अधिक सटीक रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी पिछली बार की लड़की थी, कादियान कुसुम। कादियान कुसुम ने गहरे लाल रंग की शैली के कपड़े पहने हुए थे और यद्यपि वह केवल 16 या 17 वर्ष की थी, उसका शरीर अच्छी तरह से विकसित हो रहा था। जो उभरना चाहिए था वह उभर रहा था और जो पतला होना चाहिए था वह पतला था। उसकी त्वचा तंगवर्दी ने उसे नाजुक सफ़ेद त्वचा वाली एक सच्ची सुंदर महिला का उदाहरण बना दिया। साथ ही उसके स्वाभाविक रूप से सुंदर चेहरे के साथ कोमल सफ़ेद त्वचा थी। इस बिंदु पर उसने पहले ही भीड़ में सभी लड़कों का ध्यान आकर्षित कर लिया था और निस्संदेह कादियान कुसुम निश्चित रूप से इतनी सुंदर थी कि शहर उसके लिए लड़ सकते थे। हालांकि जैसा कि एक प्रतिष्ठित वंश में पैदा हुए अधिकांश लोगों के लिए सच था, वह अपने साथ एक अहंकारी हवा रखती थी। चंद्रगुप्त मैदान के ऊपर खाली हाथ खड़ा था। खाली हाथ होने का कारण विद्यापीठ के नियम थे। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति की ताकत का न्याय करने का सबसे अच्छा तरीका खाली हाथ का मुकाबला था और इसलिए धारदार हथियारों की अनुमति नहीं थी। और चून की साधक बने बिना साधक शस्त्र बनाना संभव नहीं था, सभी नए छात्रों को बिना हथियारों के लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। कादियान कुसुम ने चंद्रगुप्त को एक अभिमानी नज़र से देखा। तुमने वास्तव में हमें निराश नहीं किया। दूसरे दिन भोजनालय में तुम्हारे अहंकार के लिए मैं आज तुम्हें एक सबक सिखाना सुनिश्चित करूंगी। कादियान कुसुम का बड़ी ही आवाज में एक तीक्ष्ण लेकिन स्पष्ट ध्वनि थी। ये सुनकर चंद्रगुप्त के चेहरे ने तिरस्कार की एक मुस्कान प्रकट की। प्रतिष्ठित वंशों के भीतर पैदा हुए लोगों में उनमें से कई वास्तव में नहीं जानते थे कि स्वर्ग और पृथ्वी कितने विशाल थे। बूम! एक जोरदार ध्वनि पूरे मैदान में गूंजी, जो मुकाबले की शुरुआत का संकेत दे रही थी। क्योंकि सभी 4 मैदान एक ही स्थान पर थे, घड़ियाल सुनते ही सभी 8 प्रतिभागियों ने एक साथ चलना शुरू कर दिया और लड़ना शुरू कर दिया। कादियान कुसुम तेजी से चंद्रगुप्त की ओर बढ़ी, लेकिन जब वह उससे 3 मीटर के भीतर थी, वह अचानक हवा में कूद गई, उसके चेहरे की ओर एक उड़ती हुई कुदरती लात देने के लिए। यद्यपि कादियान कुसुम युवा थी, वह काफी मजबूत थी क्योंकि वह पहले से ही साधक ऊर्जा के 9वें स्तर पर थी। चंद्रगुप्त बिना एक कदम हिलाए अपनी जगह पर खड़ा रहा। जैसे जैसे कादियान कुसुम का पैर उसके चेहरे के करीब आया, उसने अपनी गर्दन बगल की ओर झुका दी, जिससे लात केवल उसके सिर के किनारे से रगड़ खाकर निकल गई। कादियान कुसुम की प्रतिक्रिया गति काफी तेज थी। जिस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसकी लात नहीं लगी, उसने साधक ऊर्जा वर्धित मुट्ठी के साथ उसकी नाक पर वार किया। न केवल उसकी मुट्ठी तीव्र गति से आ रही थी, बल्कि उसकी मुट्ठी के भीतर संग्रहित ऊर्जा की एक विशाल मात्रा के साथ उससे टकराने के बाद कोई भी सामान्य व्यक्ति गंभीर चोटों के साथ बाहर आएगा। जहां तक चंद्रगुप्त का सवाल था, वह पीछे नहीं हटेगी। चाहे वह चंद्रगुप्त को हराकर शीर्ष 4 में आगे बढ़ना समाप्त करती, या यदि वह केवल चंद्रगुप्त को एक सबक सिखा रही थी, वह निश्चित रूप से खुद को पीछे हटने की अनुमति नहीं देगी। चंद्रगुप्त ने कादियान कुसुम के हमले को आसानी से निपटा लिया, और यद्यपि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे एक स्तर ऊंचा था, चंद्रगुप्त एक औसत बच्चे की तरह न बड़ी ये था। उसके पिछले जीवन के युद्ध अनुभव प्रचुर मात्रा में थे, इसलिए यदि वह बिना वापस लड़े इस मुकाबले को जारी रखना चाहता था, तो कादियान कुसुम उसके कपड़ों को भी छूने में सक्षम नहीं होगी। 5 दौरों के भीतर उसे हराने की तो बात ही छोड़ दें।
कादियान कुसुम द्वारा कुछ दर्जन बार हमला करने की कोशिश करने के बाद भी चंद्रगुप्त के कपड़ों को छूने में सक्षम नहीं होने पर वह बेहद नाराज हो गई और उसने अपने वारों की बौछार रोक दी। थोड़ा हाँफते हुए उसने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखा और चंद्रगुप्त को घूरा, अरे क्या तुम वास्तव में लड़ोगे या नहीं? यदि तुम नहीं लड़ रहे हो तो मैदान से उतर जाओ, बजाय इसके कि चारों ओर कूदते रहो। चंद्रगुप्त भड़कती हुई कादियान कुसुम को देखकर हंसा और कहा, जो व्यक्ति मैदान छोड़ेगा वह तुम होगी, मैं नहीं। तुम मुझे कैसे हराने की योजना बना रही हो यदि तुम मेरे कपड़ों को भी नहीं छू सकती? उद्धरण चिन्ह तुम। कादियान कुसुम का स्वाभाविक रूप से सुंदर चेहरा क्रोध से लाल हो गया, जैसे उसने अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा किया और वह एक पल के लिए बोलने में असमर्थ थी। लेकिन फिर वह शांत हो गई और उसने अपनी आंखें घुमाईं, ठंडेपन से हंसते हुए, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें छू नहीं सकती? तुम मेरे साथ सीधे लड़ने के लिए खड़े भी नहीं हो सकते और केवल एक छोटे काय की तरह मेरे वारों से बच सकते हो। क्या ऐसा है? चंद्रगुप्त के चेहरे ने एक मुस्कान का संकेत दिखाया, जैसे उसने उसे एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। कादियान कुसुम ने अभिमानपूर्वक देखा, पूर्ण विश्वास के साथ बोलते हुए, बेशक। यदि तुम काय नहीं हो तो बेहतर होगा कि तुम वास्तव में मुझसे लड़ने की कोशिश करो। चंद्रगुप्त ने अन्य 3 मैदानों पर एक नज़र डाली और देखा कि अन्य मुकाबले समाप्त होने लगे थे। फिर से कादियान कुसुम को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए वह हंसा, यदि तुम सच में मुझसे सीधे लड़ना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। चंद्रगुप्त के शब्दों को सुनकर कादियान कुसुम की आंखें चमक उठीं, तुमने खुद कहा है, इसलिए बाद में कुछ और कहने की हिम्मत मत करना। कादियान कुसुम स्पष्ट रूप से चंद्रगुप्त को तैयार होने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपनी बात समाप्त करने से पहले ही वह पहले से ही उसकी ओर दौड़ने लगी थी। पहले वार की तरह वह हवा में कूद गई और अपना पैर उसके चेहरे पर लात मारने के लिए घुमाया, लेकिन इस बार उसकी लात की गति उसके मूल वार से बहुत तेज थी। चंद्रगुप्त ने एक अजीब मुस्कान दी, जैसे लात करीब आई। जैसा उसने पहले कहा था, चंद्रगुप्त ने बचने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि जैसे ही लात उसके चेहरे के ठीक सामने थी, उसके दोनों हाथों ने वार किया और कादियान कुसुम की पिंडली को पकड़ लिया। एक अच्छी मात्रा में शक्ति लगाते हुए और घुमाते हुए उसने उसे एक चिकनी गति में चक्कर दिया। जैसे ही उसने उसे फेंका, कादियान कुसुम ने घबराहट में चीख निकाली, क्योंकि वह चंद्रगुप्त द्वारा घुमाई जा रही थी। आसपास के कई छात्र इस घटना को देखकर स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था कि चंद्रगुप्त ने न केवल महिला जाति की परवाह नहीं की और इतनी सुंदर महिला को इतने क्रूर तरीके से हवा में फेंक दिया, बल्कि उसने पिछले 6 प्रतिद्वंद्वियों को भी उसी तरह हराया था। मैदान के नीचे कादियान ने अपने माथे की नसें धड़कती महसूस की, जैसे उसने अपनी छोटी बहन को इस तरह दुर्व्यवहार करते देखा। एक हत्यारी मंशा चंद्रगुप्त पर केंद्रित थी, जैसे उसने उसे देखा। यदि यह उप प्रधानाचार्य देवदत्त के पास मुकाबले की अध्यक्षता करने के लिए नहीं होता, तो कादियान बहुत पहले ही चंद्रगुप्त को सबक सिखाने के लिए मैदान पर चढ़ जाता। चंद्रगुप्त की दोनों भुजाएं लगभग मजबूत सदस्य की तरह थीं, उसके पैरों पर जकड़ती हुई, जैसे उसने उसे 2 बार घुमाया फिर अंततः छोड़ दिया। उस क्षण कोई केवल कादियान कुसुम के सुंदर शरीर को आकाश में एक चाप में दौड़ते हुए देख सकता था, फिर अंततः मैदान से बाहर उड़ते हुए और दर्शकों में लोगों के एक समूह में जा गिरा। उसने ये तरकीब तीक्ष्ण से सीखी थी। तीक्ष्ण को उसके कुछ मुकाबलों में देखने के बाद उसने देखा कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को आसानी से मैदान से बाहर फेंकने के लिए एक समान तरीका किया था। हालांकि चंद्रगुप्त को स्वीकार करना पड़ा, ये तरीका त्वरित लेकिन आसान जीत के लिए एक बहुत आसान तरकीब थी और कुछ लोगों पर आसानी से की जा सकती थी। दर्शकों में उन लोगों के लिए केवल एक छोटी सी घृणा के साथ जिन्होंने कादियान कुसुम को वापस अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की। चंद्रगुप्त मुस्कुराया, जैसे रेफरी ने उसे विजेता घोषित किया, फिर धीरे धीरे मंच से नीचे उतर गया। चंद्रगुप्त को मैदान से उतरते हुए खाली देखते हुए कादियान कुसुम का चेहरा गिर गया। जब से वह पैदा हुई थी, वह हजारों लोगों द्वारा लाड़ प्यार करते हुए बड़ी हुई थी। एक लट्टू की तरह घुमाए जाने के बाद हवा में फेंके जाने से अपमान सहने के लिए उसने महसूस किया कि उसने चेहरा खो दिया है, साथ ही गलत भी किया गया है, बावजूद इसके कि वह घायल नहीं हुई थी। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, कादियान कुसुम की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह अंततः आंसुओं की धाराएं बहाने लगी, क्योंकि वह अपने आप चुपचाप रो रही थी। जैसे ही चंद्रगुप्त मैदान से नीचे उतरा, कादियान कुसुम का भाई कादियान उसका रास्ता रोक दिया। उसे बर्फीली नज़र से घूरते हुए वह गुर्राया, बच्चे, तुम में सच में बहुत हिम्मत है कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया। चंद्रगुप्त ने आलस्य से उग्र कादियान पर एक नज़र डाली और नाक से आवाज़ निकाली। बिना कुछ कहे चंद्रगुप्त उससे दूर चला गया।
शब्द उस पर बर्बाद करने लायक नहीं थे, क्योंकि चंद्रगुप्त कादियान को अपने वंश के प्रभाव का उपयोग करके दूसरों को धमकाते हुए सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चंद्रगुप्त को उससे दूर और दूर जाते देखकर कादियान का अपना चेहरा और भी अधिक गंभीर हो गया। चंद्रगुप्त के मुकाबले के अंत के साथ अंतिम 4 नाम पुकारे गए। अंत में ये चंद्रगुप्त वर्मा, तीक्ष्ण, कादियान किरण और तनुवीर थे जो शेष रहे। जहां तक तीक्ष्ण का सवाल था, चंद्रगुप्त बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था कि वह आगे बढ़ा था। हालांकि चंद्रगुप्त ने यह नहीं सोचा था कि कादियान किरण अप्रत्याशित रूप से शीर्ष 4 में पहुंच जाएगा। चौथा प्रतिभागी भी था, तनुवीर। उसकी उम्र कादियान कुसुम से बहुत अलग नहीं थी। उसका मध्यम आकार का शरीर था और एक पीला रंग था। यद्यपि वह युवा था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह सुंदर था। उसके चेहरे की संरचनाओं का एक आदर्श संतुलन था। मंच के ऊपर बैठे उप प्रधानाचार्य देवदत्त थे, जिन्होंने धीरे धीरे शेष 4 छात्रों पर नजर डाली। एक छोटी सी मुस्कान और हंसी के साथ उन्होंने घोषणा की, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष के नए छात्र उनसे पहले के नए छात्रों की तुलना में बहुत मजबूत हैं। मैं केवल आशा कर सकता हूं कि हमारा कारगिल विद्यापीठ उसके बाद भी किसी ऐसे ही मजबूत व्यक्ति का दावा करने में सक्षम होगा। शेष 4 छात्रों की घोषणा करने के बाद उन्हें प्रतियोगिता जारी रखने से पहले 1 घंटे का आराम दिया गया। हालांकि किसी चमत्कारिक संयोग से चंद्रगुप्त का निकाला गया प्रतिद्वंद्वी कादियान किरण था, जबकि तीक्ष्ण का प्रतिद्वंद्वी तनुवीर था। मैदान के नीचे कादियान और उसके भाई बहन तल पर इकट्ठा हुए और देख रहे थे। कादियान कुसुम की आंखें इस बिंदु तक लाल और सूजने लगी थीं। दूसरे भाई, तुम्हें बाद में उसे एक सबक सिखाना होगा, कादियान कुसुम ने मुकाबला शुरू होने से पहले कादियान किरण से बेलगाम क्रोध के साथ कहा। अपनी बहन की लाल आंखें और उसके आंसू से सने चेहरे को देखते हुए कादियान किरण बेहद क्रोधित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे वह बोला, बहन कुसुम, चिंता मत करो। भले ही मुझे विद्यापीठ द्वारा दंडित किया जाए, तुम्हारा दूसरा भाई निश्चित रूप से उसे एक सबक सिखाएगा। कितना जंगली बच्चा है, ये सोचने के लिए कि वह हमारी बहन के साथ इस तरह व्यवहार करने की हिम्मत करेगा। वह सच में मरना चाहता है। बहन, कृपया चिंता मत करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, वह बच्चा निश्चित रूप से केवल पीड़ा महसूस करेगा जब तक वह इस विद्यापीठ में रहेगा। यद्यपि प्रधानाचार्य गरीब लोगों का पक्ष लेते हैं, वह किसी भी तरह से सामान्य व्यक्ति नहीं है। भले ही मैं उसे तब तक पीटूं जब तक वह अपंग न हो जाए, प्रधानाचार्य एक शब्द भी नहीं कहेंगे। अधिक से अधिक वह केवल हमें डांटेंगे। कादियान का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने जहर निगल लिया हो। जब अपनी बहन की बात आती थी तो कादियान और कादियान किरण दोनों उसकी बहुत परवाह करते थे। जब चंद्रगुप्त ने उनकी बहन के साथ इस तरह का व्यवहार किया था, उसने पहले ही उन दोनों से अत्यधिक घृणा अर्जित कर ली थी। जल्द ही चंद्रगुप्त और कादियान किरण दोनों मैदान पर चले गए और मुकाबले की शुरुआत की प्रतीक्षा की। जैसे ही घड़ियाल बजा, कादियान किरण चंद्रगुप्त की ओर दौड़ा और अपनी मुट्ठी चंद्रगुप्त के पेट में मारने की कोशिश की। चंद्रगुप्त ने चुस्ती से कादियान किरण के हमले को बचाया, जबकि अपनी मुट्ठी से उसके प्रतिद्वंद्वी से भी तेज वार लौटाया। पेंग! इससे पहले कि कादियान किरण जवाब दे पाता, चंद्रगुप्त की मुट्ठी पहले ही उसकी पीठ से संपर्क कर चुकी थी। उसके घूंसे की शक्ति इतनी मजबूत थी कि इसने कादियान किरण को पीछे की ओर लड़ खड़ाने के लिए मजबूर कर दिया, फिर अपने घुटनों पर गिर गया। एक वार के बाद चंद्रगुप्त ने पीछे हटने की जहमत नहीं उठाई। उसके दोनों पैर गति में चले गए, क्योंकि वह जल्दी से उस स्थान की ओर भागा जहां कादियान किरण घुटने टेक रहा था। अचानक मूल रूप से लड़खड़ाता हुआ कादियान किरण अचानक एक बार फिर अपना पैर खो बैठा और फिर से उड़ गया। मारे जाने के बाद वह रिंग के किनारे की ओर 2 मीटर उड़ा, लगभग उसे इससे बाहर गिरा दिया। हालांकि उसके शरीर का आधा हिस्सा पहले से ही इससे बाहर लटक रहा था। शक्ति के इस प्रदर्शन को देखकर चंद्रगुप्त को देखने वाले हर छात्र ने आश्चर्य से चीख निकाली। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक ही मुठभेड़ में विजेता इतनी आसानी से तय हो जाएगा। ये कुछ ऐसा था जो हर छात्र ने अद्भुत सोचा। 9वें स्तर का साधक ऊर्जा छात्र कादियान किरण को 8वें साधक ऊर्जा स्तर के चंद्रगुप्त द्वारा इतनी आसानी से पीटा जा रहा था। कादियान किरण के आधे शरीर को रिंग से बाहर चिपके हुए देखकर कादियान कुसुम और कादियान दोनों के दिल उनकी छातियों से निकलकर उनके गले में आ गए। अरे, दूसरे भाई इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? कितना कष्टप्रद। बेहतर होगा कि वह उस जैसे बच्चे से ना हारे। कादियान कुसुम चिल्लाई, जैसे उसने क्रोध में अपना पैरा पटका। हालांकि जितनी देर उसने कादियान किरण को देखा, उतनी ही आसानी से कोई बता सकता था कि उसका चेहरा अपने बड़े भाई के लिए चिंता से भरा था। कादियान ने झुंझलाहट में एक सांस छोड़ी। दूसरा भाई क्या कर रहा है कि वह इतना लापरवाह है और केवल 8वें साधक ऊर्जा वाले एक बच्चे से हार गया।
उद्धरण चिन्ह। मंच के ऊपर उप प्रधानाचार्य देवदत्त उत्साह से मुस्कुराए, जैसे उन्होंने कहा, इस साल हमने जो नए छात्र उठाए हैं वे निश्चित रूप से रत्न हैं। एक को स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है, जबकि दूसरे को मैं भविष्य में पॉलिश और चमका सकता हूँ। जबकि उसके हमले सरल हैं, उसमें एक अजीब तरह का रहस्य है। हर बार जब मुकाबले में कोई महत्वपूर्ण बिंदु होता है, वह लगभग तात्कालिक प्रतिक्रियाओं के साथ अत्यधिक सटीक चालें चलता है। ये दो छात्र वास्तव में करीबी पोषण की मांग करते हैं। मेरा मानना है कि भविष्य में ये दोनों आर्यावर्त महाद्वीप के भीतर महान विशेषज्ञ होंगे। मैं बेहतर होगा कि बाद में प्रधानाचार्य के साथ इस पर चर्चा करूं। मैदान पर कादियान किरण ने खुद को वापस उठाने के लिए हाथ पैर मारे, उसका माथा पहले से ही ठंडे पसीने से टपक रहा था। यदि उसका शरीर कुछ और इंच फिसल गया होता तो इसमें कोई संदेह नहीं होता कि उसका शरीर मैदान से नीचे गिर जाता। और फिर यदि वह वास्तव में 8वें साधक ऊर्जा स्तर के छात्र से इतने अपमानजनक तरीके से हार जाता तो उसे निश्चित रूप से एक बड़ा अपमान करार दिया जाता। जब कादियान किरण वापस रेंग कर उठा और अपने आप को घुमाया, उसके चारों ओर अचानक धुंधलापन आ गया और वह पूरी तरह से समझने से पहले अपने पेट में एक तीव्र दर्द के प्रति अचानक सजग हो गया कि क्या हो रहा था। लेकिन फिर उसका शरीर एक पंख की तरह हल्का महसूस हुआ, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि मंच छोटा और छोटा होता जा रहा था। अगली बात जो उसे पता चली, उसका शरीर नीचे जमीन से टकराया और उसके पहले के बेदाग सफ़ेद वस्त्रों पर अब एक धूल भरा पैरों का निशान था। जमीन से खाली खड़े होते हुए कादियान किरण ने अपने चारों ओर देखा, इससे पहले कि वह पूरी तरह से समझ पाता कि अभी क्या हुआ था। आक्रोश उसकी आंखों से फूट पड़ा, जैसे उसने चंद्रगुप्त पर एक दुर्भावनापूर्ण घूरा डाला। यद्यपि वह 9वें स्तर तक पहुंच गया था, वह अंततः एक ऐसे छात्र से हार गया था जो केवल 8वें स्तर तक पहुंचा था और अपनी हार को एक अत्यधिक अपशकुन महसूस किया। हर बार जब उसने इस बारे में सोचा, कादियान किरण का दिल अंतहीन क्रोध से भर गया। उसके लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपमान था। कादियान किरण के पास गया और कहा, दूसरे भाई, तुमने मुझे निराश किया है। तुमने सच में हमारे कादियान वंश के लिए चेहरा खो दिया है। ये शब्द छोड़ने के बाद कादियान ने कादियान किरण पर दूसरी नज़र नहीं डाली और तुरंत क्षेत्र छोड़ दिया। कादियान के शब्दों को सुनकर कादियान किरण का चेहरा तुरंत बदसूरत से परे हो गया। दूसरे भाई, तुम बहुत लापरवाह थे। यद्यपि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे उसे एक सबक सिखाने में, ये अंततः तुम बन गए जो सिखाए गए थे। कादियान कुसुम ने एक निराश आवाज में नाराजगी से कहा, उसका स्वर काफी असंतुष्ट था। ये सुनकर कादियान किरण का चेहरा भी बदल गया, फिर गुर्राते हुए, यह उसके भाग्य की सीमा थी। यह इस मैदान के कारण था कि वह जीता। यदि हम स्थान बदलते तो कोई रास्ता नहीं था कि वह मेरे लिए एक प्रतिद्वंद्वी होता। तीसरी बहन, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से भविष्य में उसे एक सबक सिखाऊंगा। कादियान कुसुम सोचने लगी, उसने महसूस किया कि उसके तर्क में कुछ सच्चाई थी। धीरे धीरे सिर हिलाते हुए उसने कहा, दूसरे भाई, तुम्हें अगली बार निश्चित रूप से उसे एक सबक सिखाना होगा। कादियान किरण ने अपनी छाती थपथपाई और गंभीरता से प्रतिज्ञा की, चिंता मत करो तीसरी बहन, यह मुझ पर छोड़ दो। चंद्रगुप्त के अपना मुकाबला जीतने के कुछ ही समय बाद तीक्ष्ण और तनुवीर के बीच का मुकाबला भी समाप्त होने लगा। यद्यपि तीक्ष्ण की साधक ऊर्जा उसके प्रतिद्वंद्वी से एक स्तर कम थी, उसकी स्वर्गीय आशीर्वादित शक्ति ने इस कमी को पूरा करने में मदद की। अंत में उसने जानवरों का शिकार करने से सीखे गए अनुभव पर भरोसा किया और अंततः एक संकीर्ण जीत से तनुवीर को हराने में सक्षम हुआ। चंद्रगुप्त के साथ वह 2 फाइनलिस्टों में से एक बन गया। अगले मुकाबले के अंत तक दोनों में से एक विजयी होगा और नवागंतुक राजा का ताज पहनाया जाएगा। 2 घंटे आराम करने के बाद प्रतियोगिता के फाइनल अंततः शुरू हुए। चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण एक साथ मैदान में दाखिल हुए, फिर 10 मीटर की दूरी पर विपरीत छोरों पर चले गए। मैदान को पहले से ही 1000 से अधिक छात्र देख रहे थे, जबकि और भी अधिक लोग सीटें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने एक मुस्कान के साथ तीक्ष्ण को देखा, जैसे उसने तीक्ष्ण की प्रशंसा की। तीक्ष्ण, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने अद्भुत हो कि फाइनल में पहुंच सके। चंद्रगुप्त की प्रशंसा सुनकर तीक्ष्ण का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया, हालांकि यह स्पष्ट था कि वह प्रशंसा सुनकर बहुत खुश था। एक ईमानदार हंसी के साथ तीक्ष्ण ने धीमी आवाज में कहा, चंद्रगुप्त, तुम भी उतने ही अद्भुत हो। अपनी बाहें और पैर फैलाते हुए चंद्रगुप्त हंसा। तीक्ष्ण, यह अंतिम दौर है। हम में से केवल एक को नवागंतुक राजा का ताज पहनाया जाएगा, इसलिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। यदि तुम मुझे हरा देते हो तो तुम चैंपियन बनोगे। जीतकर तुम एक तृतीय श्रेणी का प्राणी मूल कमाओगे जो कुछ 100 नील मुद्राओं के लायक है।
ये तुम्हारे परिवार को जीवन भर खिलाने के लिए पर्याप्त होगा। चंद्रगुप्त की बात सुनकर तीक्ष्ण उत्तेजित हो गया। चंद्रगुप्त, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करूंगा, इसलिए तुम बेहतर तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह। चंद्रगुप्त केवल हंस सका और सिर हिलाया, मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। बूम! जैसे ही मुकाबले की शुरुआत का संकेत देने के लिए घड़ियाल बजा, तीक्ष्ण तुरंत उसके बाद आगे बढ़ा। तीक्ष्ण चंद्रगुप्त की ओर दौड़ा और तुरंत उसे दोनों हाथों से पकड़ने के लिए पहुंचा। उसने अपनी स्वर्गीय आशीर्वादित शक्ति का उपयोग करके चंद्रगुप्त को उठाकर मैदान से बाहर फेंकने की योजना बनाई। उसकी योजना को भांपते हुए चंद्रगुप्त हंसा। वह पहले से ही तीक्ष्ण की लड़ाई की शैली से अत्यधिक परिचित था। अब तक के हर एक मुकाबले के लिए तीक्ष्ण ने वही रणनीति उपयोग की थी, लेकिन यह अच्छी तरह से काम कर गई थी। यदि चंद्रगुप्त उसके द्वारा पकड़ा जाता तो तीक्ष्ण की पकड़ से बचना बेहद मुश्किल होता। चंद्रगुप्त तीक्ष्ण की पहुंच से बचने के लिए कुछ कदम पीछे हट गया। अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में बंद करते हुए उसने अपनी ताकत का लगभग 80% उसकी छाती पर वार करने के लिए उपयोग किया। चंद्रगुप्त की मुट्ठी अच्छी तरह से समय पर और तेज थी, जिससे तीक्ष्ण को बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। पेंग! चंद्रगुप्त की मुट्ठी ने तीक्ष्ण की छाती पर प्रभाव पर एक दबी हुई आवाज निकाली। हालांकि चंद्रगुप्त का संतोष का भाव धीरे धीरे बदल गया, जबकि तीक्ष्ण के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उसने जो मुक्का मारा था वह बिल्कुल भी एक इंसान की तरह महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसकी मुट्ठी को ऐसा लगा जैसे वह एक दीवार से टकरा गई हो। न केवल तीक्ष्ण मजबूत था, बल्कि उसका भौतिक शरीर अत्यंत मजबूत था, इतना मजबूत कि यह वास्तव में विश्वास से परे था। चंद्रगुप्त के घूंसे ने हालांकि तीक्ष्ण को पीछे की ओर लड़खड़ाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन केवल एक पल के लिए। जोर से दहाड़ते हुए वह अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए एक बार फिर चंद्रगुप्त पर झपटा। अपनी ताकत का केवल 80% उपयोग करने वाले एक घूंसे के साथ चंद्रगुप्त ने तीक्ष्ण की त्वचा पर एक निशान भी नहीं छोड़ा। चंद्रगुप्त उत्तेजना महसूस करने लगा, जैसे उसने तीक्ष्ण को अपनी मुट्ठियों के साथ करीब आते देखा। उसने बचने या भागने की जहमत नहीं उठाई, इसके बजाय उसने अपनी शक्ति का 100% उपयोग करने के लिए तैयार किया, अपने हाथों से वापस वार करने के लिए। दोनों मुट्ठियां हवा में एक दूसरे से टकराईं और प्रभाव ने एक जोरदार ध्वनि बनाई। यह इतना जोरदार था कि मैदान के नीचे भीड़ में हर कोई इसे दिन की तरह स्पष्ट सुन सकता था। जैसे ही दोनों मुट्ठियों ने संपर्क बनाया, चंद्रगुप्त के पैर रुकने से कम 10 मीटर पीछे की ओर खिसकने से खुद को नहीं रोक सके। उसका दाहिना हाथ पहले से ही कांपने लगा था, इसलिए ये देखना स्पष्ट था कि चंद्रगुप्त ने देने से अधिक नुकसान उठाया था। भले ही उसने साधक ऊर्जा के लिए औसत खेती के स्तर को पार कर लिया था, वह अभी भी उस स्तर से बहुत दूर था जहां वह इस तरह की चीज से नुकसान को आसानी से अनदेखा कर सकता था। दूसरी ओर तीक्ष्ण केवल 2 मीटर पीछे खिसका। उसके चेहरे ने कोई बाहरी भावना नहीं दिखाई और वह नुकसान की सबसे छोटी मात्रा भी नहीं झेलता दिखाई दिया। चंद्रगुप्त ने अपने लाल होते हाथ को रगड़ा। 2 मुठभेड़ों के बाद वह अब पूरी तरह से समझ गया था कि तीक्ष्ण के साथ सीधे जुड़ना कितना मूर्खतापूर्ण था। तीक्ष्ण की ताकत केवल डराने के लिए उपयोग नहीं की गई थी, उसका शरीर वास्तव में अकल्पनीय रूप से मजबूत था। यहाँ तक कि तीक्ष्ण से एक स्तर मजबूत कोई भी उसके बराबर नहीं हो सकता था। एकमात्र चीज जो तीक्ष्ण के खिलाफ जीत की ओर ले जा सकती थी, यदि कोई गति पर निर्भर रहे। तीक्ष्ण, तुम्हारी ताकत पहले ही मेरी अपेक्षाओं को बहुत पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन मैं अब अपनी पूरी ताकत का उपयोग करूंगा, चंद्रगुप्त ने कहा, जैसे वह आगे बढ़ा। तीक्ष्ण हंसा, आओ फिर चंद्रगुप्त, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाओगे। तीक्ष्ण का स्वर एक भयंकर दृढ़ विश्वास से भरा था। चंद्रगुप्त ने भी अपनी बेकार की बातें बंद कर दीं। जब उसके और तीक्ष्ण के बीच की दूरी केवल 5-6 मीटर तक कम हो गई थी, उसके पैर अचानक बदल गए। उसके पैर एक रहस्यमय धुंधलापन बन गए जो अचानक तीक्ष्ण के पीछे फिर से प्रकट हुए। इससे पहले कि तीक्ष्ण प्रतिक्रिया कर पाता, 2 भयंकर मुट्ठियां उसकी पीठ पर लगातार वार करने लगीं। धम धम धम। मैदान से दबी हुई वारों की एक निरंतर श्रृंखला बजती रही। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे ये ध्वनियों की एक ही निरंतर रेखा हो। इतने भारी हमलों के तहत, यहाँ तक कि तीक्ष्ण का शरीर भी इतना आगे की ओर लड़खड़ाने से खुद को नहीं रोक सका कि उसे घूमने के लिए बहुत कम समय मिला। हाँ, तीक्ष्ण ने क्रोध में गुर्राते हुए खुद को स्थिर करने की कोशिश की। अचानक वह अपनी मुट्ठियां बाहर निकालकर घूमा और उन्हें चंद्रगुप्त में मारने की कोशिश की। जिस क्षण तीक्ष्ण ने चंद्रगुप्त पर हमला करने की कोशिश की, वह हल्के से 2 मीटर हवा में कूद गया। तीक्ष्ण की मुट्ठी को बाल बाल बचाते हुए चंद्रगुप्त ने हवा से तीक्ष्ण पर लात मारने के लिए अपने दोनों पैरों का उपयोग किया।
उसके दोनों पैरों में दुर्जय शक्ति थी और उन्होंने तीक्ष्ण की पीठ की ओर प्रहार किया। धम धम धम। चंद्रगुप्त ने वापस जमीन पर उतरने से पहले कई बार अपने पैरों से वार किया। इस बिंदु तक तीक्ष्ण का चेहरा चंद्रगुप्त द्वारा कई बार लात मारा जा चुका था, जिससे उसका चेहरा सब जगह नील पड़ गया था। जमीन पर उतरने के तुरंत बाद चंद्रगुप्त फर्श पर घूमा और बिना रुके अपने पैरों को मोड़ा। उसका बायां पैर 180 डिग्री के चाप में घूमा, उसका दाहिना पैर तीक्ष्ण के अपने पैरों पर घूमा। पेंग। तीक्ष्ण का पैर उसके नीचे ढह गया, लेकिन वह तुरंत वापस उछला और गुर्राते हुए चंद्रगुप्त पर झपटा। चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण एक और करीबी मुकाबले की स्थिति में शामिल होने लगे, लेकिन तीक्ष्ण की दैवीय प्रदत्त शक्ति और उसके भयानक रूप से मजबूत शरीर के साथ चंद्रगुप्त के पास उसके खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। चूंकि चंद्रगुप्त पहले ही इसे 2 बार अनुभव कर चुका था, उसने इस स्थिति के लिए एक जवाबी उपाय के बारे में सोचा था। यद्यपि यह सबसे अच्छा विचार नहीं था, उसके पास उसके खिलाफ लड़ने के और कोई तरीके नहीं थे। चंद्रगुप्त ने तीक्ष्ण के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी फुर्ती पर भरोसा करने का फैसला किया था। भले ही तीक्ष्ण का शरीर अत्यंत मजबूत था, चंद्रगुप्त तीक्ष्ण के शरीर पर एक ही स्थान पर हमला कर रहा था, ताकि तीक्ष्ण इतना दर्द महसूस करे कि वह अंततः मुस्कुराने के लिए मजबूर हो जाए। निम्नलिखित स्थिति अब एक तरफा हो रही थी। चंद्रगुप्त ने पिछली दुनिया में जमा किए गए अनुभव पर भरोसा करते हुए तीक्ष्ण को तार इतना पीटा कि वह केवल अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखकर इधर उधर भाग सकता था। यद्यपि कभी कभी तीक्ष्ण को वापस लड़ने के कुछ अवसर मिल जाते थे, वह चंद्रगुप्त को चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं था। उसके हमले चंद्रगुप्त के कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं छू सकते थे। इस प्रदर्शन पर दर्शकों में हर छात्र केवल मुकाबले को सदमे में देख सकता था। चंद्रगुप्त अपनी युद्ध कला के साथ कितना भी तेज क्यों न हो, उसकी गति ने औसत व्यक्ति को बहुत पीछे छोड़ दिया था, जिससे सभी छात्र बड़ी रुचि के साथ देख रहे थे, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मंच के ऊपर उप प्रधानाचार्य देवदत्त ने प्रशंसा में हाँफते हुए चंद्रगुप्त को देखा। ये बच्चा निश्चित रूप से एक अद्वितीय है, उसका युद्ध अनुभव समृद्ध है और उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं है। ऐसा लगता है कि इस छात्र को चंद्रगुप्त वर्मा कहा जाता है, इसलिए उसके नाम से देखते हुए वह ज्ञानपुरी के चंद्रवंश से है। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में बाद में प्रधानाचार्य को एक रिपोर्ट बनानी होगी। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, तीक्ष्ण अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गया। उसने जोर से चिल्लाया और कहा, रुको रुको, मैं और नहीं लड़ सकता, मैं हार मानता हूं। उद्धरण चिन्ह। चंद्रगुप्त ने तुरंत अपना हमला रोक दिया और तीक्ष्ण पर उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया, तुम और क्यों नहीं लड़ रहे हो? तीक्ष्ण ने उन लाल होते स्थानों को रगड़ा जहां चंद्रगुप्त ने एक दयनीय चेहरे के साथ बार बार मारा था और उदास होकर कहा, तुम इतनी तेज चलते हो कि मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से देख भी नहीं सकत। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम पर हमला कर पाता, इसलिए पूरा समय बस तुम मुझे पीटते रहे। हंसते हुए चंद्रगुप्त ने पूछा, तो तुम बस नंबर 1 स्थान छोड़ दोगे? यद्यपि चंद्रगुप्त ने तीक्ष्ण के खिलाफ लड़ते हुए पीछे नहीं हटा था, उसकी त्वचा इतनी मोटी थी और उसका शरीर इतना मजबूत था कि उसे बमुश्किल कोई गंभीर क्षति हुई थी। तीक्ष्ण ने सिर हिलाया और एक दबी हुई आवाज में बोला, मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए नंबर 1 स्थान मेरे पास नहीं है। दूसरा स्थान पहले से ही काफी अच्छा है। एक द्वितीय श्रेणी का प्राणी मूल भी एक अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। उसके बाद दोनों छात्र मंच से नीचे चले गए, जबकि तीसरे स्थान के विजेता की घोषणा की गई। कादियान किरण और तनुवीर ने विजेता निर्धारित करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अंत में ये तनुवीर था जिसने जीत हासिल की और तीसरे स्थान का खिताब दावा किया। शीर्ष 3 खिलाड़ियों के लिए कोटा पूरा होने के बाद चंद्रगुप्त को मंच पर बुलाया गया। जैसे ही उप प्रधानाचार्य देवदत्त उसकी ओर बढ़े, उन्होंने चंद्रगुप्त पर प्रशंसा की कोई छोटी मात्रा के साथ एक नज़र डाली। तुरंत दूर देखते हुए उन्होंने अपना सिर घुमाकर दर्शकों में हजारों छात्रों को देखा और घोषणा की, प्रिय छात्रों, इस वर्ष की नवागंतुक प्रतियोगिता अंततः एक निष्कर्ष पर आ गई है। मैं इस वर्ष के नवागंतुक राजा को 8वें साधक ऊर्जा स्तर के अभ्यासी छात्र चंद्रगुप्त वर्मा घोषित करता हूँ। उप प्रधानाचार्य देवदत्त ने एक दृढ़ स्वर में बात की, जिससे सभी ने तालियां बजाईं और जयकार की। लेकिन जैसे ही कुछ 9वें साधक ऊर्जा स्तर के छात्रों ने सुना कि नया नवागंतुक राजा 8वें साधक ऊर्जा स्तर का छात्र था, उनमें से कई इसे स्वीकार नहीं कर सके। हालांकि वे केवल अपनी नाराजगी बड़बड़ा सकते थे, लेकिन चंद्रगुप्त की ताकत कुछ ऐसी थी जिसे वे स्वीकार कर सकते थे। उनमें से कुछ तो जिस तरह से उसने लड़ाई की उससे चकित भी हो गए था। और उसकी गति कुछ ऐसी थी जिसे बहुत से लोग अनदेखा नहीं कर सकते थे। इस वर्ष के नए छात्र वास्तव में बहुत बेकार हैं।
इतने सारे लोगों के सामने जो 9वें साधक ऊर्जा स्तर तक पहुंच चुके थे, अंतिम नवागंतुक राजा 8वें साधक ऊर्जा स्तर का एक युवा निकला। ये वास्तव में बहुत शर्मनाक है। ये सच है, आज के नए छात्र वास्तव में बहुत कमजोर थे। न केवल नवागंतुक राजा का खिताब 8वें साधक ऊर्जा स्तर के एक व्यक्ति द्वारा लिया गया, मैंने सुना है कि दूसरे स्थान पर सांवला युवक भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो केवल 8वें साधक ऊर्जा स्तर पर था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इन नए छात्रों ने 9वें साधक ऊर्जा स्तर के लिए क्या अभ्यास किया था। बोलने वाले 2 लोग वरिष्ठ थे जिन्होंने विद्यापीठ की वर्दी पहनी हुई थी। उनका स्वर उन लोगों के प्रति एक मजाक उड़ाने वाली आवाज से भरा था जो दोनों से हार गए थे। 2 छात्रों को शिकायत करते सुनकर वरिष्ठों में से एक ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो नए छात्र 9वें साधक ऊर्जा स्तर तक पहुंचे थे वे कमजोर थे, बल्कि यह है कि वे 8वें साधक ऊर्जा स्तर के छात्र उनसे एक बड़े अंतर से अधिक मजबूत थे। उस सांवले बच्चे में ऐसी ताकत थी जो किसी को भी डरा सकती थी। मुझे मत बताओ कि तुम लोगों ने नहीं देखा कि कैसे वे 9वें साधक ऊर्जा स्तर के छात्र आसानी से मैदान से बाहर फेंक दिए गए। यदि हम लड़ रहे होते तो मुझे यकीन है कि हम नए छात्रों से बेहतर नहीं होते। उस पहले स्थान के नए छात्र के रूप में उसकी ताकत और भी भयानक थी। क्या तुम लोग ये भी चूक गए कि वह कितनी तेजी से घूम रहा था और हमला कर रहा था? यहाँ तक कि यदि हम उसी स्थिति में होते तो हमें उसके हमलों से बचने की कोशिश करने में कठिनाई होती। उन 2 छात्रों के अलावा विद्यापीठ के कई अन्य वरिष्ठ छात्र भी आपस में मुकाबलों पर चर्चा कर रहे थे। वे पहले से ही इतने वर्षों से विद्यापीठ में थे, लेकिन इस वर्ष की प्रतियोगिता ने उन्हें अवाक छोड़ दिया था। इस वर्ष के नए छात्रों के बैच में कई छात्र थे जो 9वें साधक ऊर्जा स्तर तक पहुंचे थे, लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि शीर्ष 2 छात्र 8वें साधक ऊर्जा स्तर के छात्र होंगे। कुछ ही समय बाद चंद्रगुप्त ने पुरस्कार के रूप में 3य श्रेणी का प्राणी मूल प्राप्त किया। ये गहरे लाल रंग का था और उसके भाई ने पहले उसे जो प्राणी मूल दिया था उससे बड़ा था। अपना हाथ पकड़कर चंद्रगुप्त मूल से निकलने वाली शक्ति की विशाल मात्रा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मूल में ऊर्जा की विशाल मात्रा और उसकी पिछली दुनिया में वास्तविक ऊर्जा में एक बहुत छोटा अंतर था, लेकिन जहां तक चंद्रगुप्त का सवाल था, मूल से आने वाली ऊर्जा अत्यंत विशाल थी। प्राणी मूल के अलावा चंद्रगुप्त को एक पदक भी मिला था जो पूरे सोने में ढाला गया था, जिस पर एक सजावटी डिजाइन लिखा था। चंद्रगुप्त ने जो सुना था उससे पता चलता था कि उसने जो पदक जीता था उस पर कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे कोई पता नहीं था कि पदक किस काम का था। लेकिन जैसे ही वह इसे समझने की कोशिश कर रहा था, उप प्रधानाचार्य देवदत्त ने उसे समझाया, ये पदक केवल हर नवागंतुक प्रतियोगिता के प्रथम स्थान विजेता को पुरस्कृत किया जा सकता है। जब तक तुम्हारे पास यह है, तुम्हें हर महीने एक प्रथम श्रेणी का प्राणी मूल दिया जाएगा। इसके अलावा पदक पहनने वाले को पुस्तकालय की पहली 5 मंजिलों तक पहुंचने की अनुमति देता है। हर महीने एक प्रथम श्रेणी का प्राणी मूल दिया जाएगा, साथ ही पुस्तकालय की पहली 5 मंजिलों तक मुफ्त पहुंच। उप प्रधानाचार्य देवदत्त के स्पष्टीकरण को सुनकर चंद्रगुप्त का दिल आश्चर्य से भर गया। क्या ऐसा हो सकता था कि छात्र हर महीने एक प्राणी मूल भी प्राप्त नहीं कर सकते थे? और किसने सोचा होगा कि पुस्तकालय पर कोई प्रतिबंध लगाया गया था? पदक प्राप्त करते हुए चंद्रगुप्त ने पहले ही अपने भाई चंद्रसेन से इस बारे में बाद में पूछने की योजना बना ली थी। वह पहले से ही 3 या 4 दिनों से इस विद्यापीठ में था, लेकिन 3 दिन पूरी तरह से युद्ध कला प्रतियोगिता द्वारा घेर लिए गए थे। यहाँ तक कि पहले दिन के लिए भी उसके पास मुश्किल से आधा दिन अपने लिए था, इसलिए उसके पास विद्यापीठ के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत कम समय था। चंद्रगुप्त के मैदान से बाहर निकलने के बाद तीक्ष्ण और तनुवीर दोनों अपने स्वयं के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। समापन समारोह के बाद छात्रों की भीड़ पहले ही तितर बितर होने लगी थी। चौथे भाई, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने सच में प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। एक बार पिताश्री को इसके बारे में पता चलेगा तो वे निश्चित रूप से इस बारे में बहुत खुश होंगे। जैसे ही दोनों उसके छात्रावास की ओर चले, चंद्रसेन चंद्रगुप्त के साथ खुशी से बकब का करता रहा। जैसे जैसे दोनों बात करते रहे, चंद्रगुप्त हंसने लगा, क्योंकि वह उन गर्म भावनाओं को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका जो उसे अपनी माता से याद थीं। यदि माता को इसके बारे में पता चलेगा तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगी। चंद्रगुप्त ने मन ही मन सोचा। एक झटके में चंद्रसेन और चंद्रगुप्त छात्रावासों में पहुंच गए और चंद्रगुप्त के कमरे में दाखिल हुए। चंद्रसेन ने अधीरता से चंद्रगुप्त से पूछा, चौथे भाई, जल्दी करो और मुझे 3य श्रेणी का प्राणी मूल दिखाओ। चंद्रसेन के अभी भी उत्साहित अभिव्यक्ति को देखते हुए चंद्रगुप्त हंसा और अपनी आकाश पेटी से प्राणी मूल निकाला, उसे चंद्रसेन को सौंप दिया।
चंद्रसेन ने मूल को अपने हाथ में लिया और उसे लगभग अंतहीन रूप से घुमाया, मानो यह एक खजाने की वस्तु हो। उसने प्रशंसा में जीभ से आवाज निकाली, चौथे भाई, तुम सच में अद्भुत हो। विद्यापीठ में प्रवेश करने के तुरंत बाद एक तृतीय श्रेणी का प्राणी मूल प्राप्त करना। तुम्हारा बड़ा भाई पहले से ही 2 वर्षों से अधिक समय से इस विद्यापीठ में है, और सबसे अधिक जो मुझे कभी मिला वह एक द्वितीय श्रेणी का प्राणी मूल था। इसके अलावा मुझे इसके लिए पैसे देने पड़े थे। ये सुनकर चंद्रगुप्त केवल खिसिया सका। बड़े भाई, मैंने सुना है कि तुम पहले ही 10वें स्तर की चरम सीमा तक पहुंच चुके हो और जल्द ही साधक स्तर में प्रवेश करोगे। तुम्हें ये तृतीय श्रेणी का प्राणी मूल ले लेना चाहिए। चंद्रगुप्त ने प्राणी मूल को एक महत्वपूर्ण वस्तु नहीं माना, और यद्यपि तृतीय श्रेणी का पर रानी मूल साधना की दर को बढ़ाएगा, चंद्रगुप्त को इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। चंद्रगुप्त के शब्दों से चंद्रसेन स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने जल्दी से अपने होश वापस पा लिए और तृतीय श्रेणी के प्राणी मूल को चंद्रगुप्त के हाथों में वापस रख दिया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ये तृतीय श्रेणी का प्राणी मूल कुछ ऐसा था जो चौथे भाई को बहुत कठिनाई से गुजरने के बाद मिला था। तुम्हारा बड़ा भाई ऐसी चीज कैसे ले सकता है? नए लौटाए गए तृतीय श्रेणी के प्राणी मूल को देखते हुए चंद्रगुप्त मुस्कुराया। उसने वास्तव में अपने बड़े भाई के कार्यों की प्रशंसा की। कम से कम उसे यह चिंता नहीं करनी होगी कि चंद्रसेन 30 रे भाई चंद्रकेतु की तरह होगा और उसके प्रति एक बाधा बन जाएगा। एक बार फिर चंद्रगुप्त ने तृतीय श्रेणी का प्राणी मूल चंद्रसेन के हाथों में रख दिया। बड़े भाई, ये तृतीय श्रेणी का प्राणी मूल तुम्हारे साथ सबसे अच्छा होगा। इस बार चंद्रगुप्त वास्तव में चाहता था कि चंद्रसेन प्राणी मूल स्वीकार कर ले। बिल्कुल नहीं। चंद्रसेन का इनकार मजबूत और स्पष्ट आया, बिना किसी हिचकिचाहट के। उसने प्राणी मूल वापस चंद्रगुप्त को सौंप दिया और कहा, चौथे भाई, ये प्राणी मूल तुम्हें उपयोग करना चाहिए। यह नवागंतुक राजा होने के लिए तुम्हारा पुरस्कार है। ये वस्तु निश्चित रूप से ऐसी नहीं है जो तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे चाहेगा। अपने भाई चंद्रसेन को इतना दृढ़ देखकर चंद्रगुप्त केवल असहाय होकर तृतीय श्रेणी का प्राणी मूल वापस ले सका। उसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई से विद्यापीठ के मामलों के संबंध में कुछ प्रश्न पूछना शुरू किया। चंद्रसेन को चंद्रगुप्त द्वारा विद्यापीठ के बारे में न समझे जाने वाले हर एक नियम को ध्यान से समझाने में 3 घंटे लग गए, जिससे विद्यापीठ के साथ चंद्रगुप्त की परिचितता बढ़ गई। पहली बात थी कारगिल विद्यापीठ के प्रधानाचार्य, जो उन छात्रों का पक्ष लेते थे जो कुलीन पृष्ठभूमि से नहीं थे। यदि वह किसी कुलीन को एक सामान्य व्यक्ति को धमकाते हुए पाते थे तो छात्र निश्चित रूप से सजा से बचना बड़ी ये पाता था। कुलीनों के बीच लड़ाई के संबंध में वह आंखें मूंद लेते थे जब तक कि यह एक बड़ा मामला न बन जाए। इसके अलावा वह उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। साथ ही कारगिल विद्यापीठ के भीतर स्नातक होने के लिए किसी को महासाधक स्तर तक पहुंचना होता था। जो स्नातक होते थे उनके पास विद्यापीठ में रहने का अविकल्प होता था, या कारगिल विद्यापीठ की सिफारिश के साथ वे किसी राज्य के प्रति वफादारी की शपथ ले सकते थे और उनकी सेना में शामिल हो सकते थे। बड़ी मात्रा में क्षमता वाले लोग विद्यापीठ की सिफारिश के साथ उच्च वेतन अर्जित करने में सक्षम होते थे। विद्यापीठ के भीतर साधक स्तर से नीचे के लोगों को हर महीने एक प्रथम श्रेणी का प्राणी मूल प्राप्त करने का मौका मिलता था, जिसका उपयोग वे अपनी साधना में मदद के लिए कर सकते थे। जो छात्र साधक स्तर पर थे और उन्होंने एक साधक शस्त्र संघनित कर लिया था, वे हर महीने एक द्वितीय श्रेणी का प्राणी मूल अर्जित करने में असक्षम होते थे। इसके अलावा ये छात्र कारगिल विद्यापीठ से 20 मील दूर जंगल में जाकर प्राणी मूल के लिए जादुई प्राणियों का शिकार करने में भी सक्षम होते थे। यद्यपि जंगल बड़ा नहीं था, फिर भी ये लगभग 10 किलोमीटर का क्षेत्र घेरता था। जंगल के अंदर के जादुई प्राणी सभी विद्यापीठ द्वारा स्वतंत्र छोड़ दिए गए थे। लेकिन उनमें से अधिकांश आमतौर पर निम्न स्तर के जादुई प्राणी थे। उनकी हमला शक्तियां प्राणियों में सबसे कम थीं और गंभीर चोट प्राप्त करने की संभावना नहीं थी। कारगिल विद्यापीठ ने इन निम्न स्तर के जादुई प्राणियों को छात्रों के लिए वास्तविक युद्ध स्थिति में अपनी युद्ध कला का अभ्यास करने के लिए पाला था। साथ ही जादुई प्राणियों को जंगल के अनुकूल होने की अनुमति देने के लिए भी। जंगल में सबसे शक्तिशाली जादुई प्राणी द्वितीय श्रेणी के प्राणी से अधिक मजबूत नहीं था, जबकि कई जानवर केवल नियमित जंगली जानवर थे जो प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी के बराबर भी नहीं थे। हालांकि यदि कोई द्वितीय श्रेणी का जादुई प्राण बड़ी ही प्रकट होता तो विद्यापीठ छात्रों को चोट लगने से रोकने के लिए राक्षस का ध्यान रखने के लिए कुछ विशेषज्ञ भेजता था। जंगल 3 क्षेत्रों में विभाजित था। पहला क्षेत्र जंगली जानवरों से भरा था जो प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी के स्तर तक भी नहीं पहुंचते थे। दूसरा क्षेत्र एक स्थान था जहां प्रथम श्रेणी के छोटे प्राणी रहते थे।
अंतिम क्षेत्र द्वितीय श्रेणी के जादुई प्राणियों से भरा था। तीनों क्षेत्रों को प्रधानाचार्य की पिछली पीढ़ियों द्वारा सफलतापूर्वक सील और अन्य क्षेत्रों के खिलाफ अवरुद्ध कर दिया गया था, इसलिए किसी को राक्षसों के जंगल से बचने के बारे में चिंता नहीं करनी होगी। विद्यापीठ में एक पुस्तकालय भी था, जो 7 स्तरों में विभाजित था। पुस्तकालय के अंदर पुस्तकों की एक बड़ी मात्रा थी, जिसमें जानकारी की एक प्रचुर मात्रा थी। महाद्वीप के इतिहास के बारे में पुस्तकों के अलावा साधकों के लिए कई गुप्त प्रशिक्षण पुस्तिकाएं भी थीं। जो छात्र अभी तक साधक स्तर तक नहीं पहुंचे थे, वे केवल पुस्तकालय के पहले 2 स्तरों तक ही पहुंच पाएंगे। जिस क्षण कोई छात्र साधक के स्तर तक पहुंच जाता है और अपनी साधक ऊर्जा को एक साधक शस्त्र में संघनित कर लेता है, तो वह तीसरे और चौथे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होगा। चौथे से ऊपर किसी भी स्तर के लिए केवल वे लोग जो प्रवेश कर सकते थे वे शिक्षक थे या महासाधक स्तर के छात्र थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रधानाचार्य का कक्ष। जब तक चंद्रसेन ने चंद्रगुप्त को विद्यापीठ के बारे में जानकारी बताना समाप्त किया, रात में पहले ही काफी देर हो चुकी थी। चंद्रसेन इस प्रकार जल्दी से चंद्रगुप्त के छात्रावास से बाहर निकला और अपने स्वयं के छात्रावास की ओर भागा। इस बीच कारगिल विद्यापीठ के केंद्र में स्थित एक टॉवर के शीर्ष पर उप प्रधानाचार्य देवदत्त एक कार्यालय की मेज के सामने सम्मानपूर्वक खड़े थे। उनके सामने वास्तव में वह प्रधानाचार्य थे जिनसे चंद्रगुप्त पहले मिला था। कारगिल विद्यापीठ के प्रधानाचार्य ने अपनी बाँह बढ़ाई और अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया। उप प्रधानाचार्य को उदासीनता से देखते हुए उन्होंने कहा, देवदत्त, क्या तुमने कहा कि प्रतियोगिता जीतने वाले नए छात्र का नाम चंद्रगुप्त वर्मा नामक एक बच्चा था? प्रधानाचार्य के स्वर में आश्चर्य का एक संकेत था। देवदत्त ने सिर हिलाया और कहा, हाँ प्रधानाचार्य, मैंने पाया कि चंद्रगुप्त वर्मा काफी उल्लेखनीय है। वह केवल साधक ऊर्जा के 8वें स्तर पर है, लेकिन पहले से ही उन नए छात्रों को हरा सकता है जो 9वें स्तर पर हैं। उसके हमले न केवल आक्रामक हैं, बल्कि काफी फुर्तीले और चुस्त भी हैं। ऐसा भी लगता है कि उसके पास बहुत सारा युद्ध अनुभव है, जो उस शक्ति से मेल नहीं खाता जो उसके पास होनी चाहिए। यहाँ तक कि तीक्ष्ण, जिसके पास स्वर्गीय शक्ति वाला शरीर है, चंद्रगुप्त से एक साधारण तरीके से हार गया, पलटवार करने में भी असमर्थ रहा। ये सुनकर प्रधानाचार्य ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और पूछा, देवदत्त, क्या तुम जो कह रहे हो वह वास्तव में सच है? क्या चंद्रगुप्त वर्मा वास्तव में इतना अद्भुत है? प्रधानाचार्य, मैंने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, देवदत्त ने एक दृढ़ स्वर में कहा। प्रधानाचार्य धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे और बुदबुदाए, ऐसा लगता है कि यह बच्चा चंद्रगुप्त वर्मा चंद्रवृत्त के कहने से भी बड़ा प्रतिभाशाली है। उसने किसी भी प्रकार के प्राणी मूल या स्वर्गीय खजाने का उपयोग नहीं किया और फिर भी 15 वर्ष की आयु तक साधक ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। कितनी आश्चर्यजनक उपलब्धि है, ये सोचने के लिए कि उसके पास युद्ध अनुभव की एक प्रचुर मात्रा भी है। इस तरह की चीज अकल्पनीय है। यहाँ तक कि प्रधानाचार्य की आवाज में भी आश्चर्य का एक संकेत था। प्रधानाचार्य को अपने आप बुदबुदाते सुनकर देवदत्त के चेहरे पर भी एक आश्चर्यचकित भाव था। तथ्य यह है कि उसने 15 वर्ष की आयु तक 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए किसी भी स्वर्गीय खजाने या प्राणी मूल का उपयोग नहीं किया था। गौरी राज्य के भीतर एक प्रकार की प्रतिभा थी जिसे केवल एक प्रतिभाशाली प्रतिभा के रूप में माना जा सकता था। प्रधानाचार्य, ऐसा लगता है कि इस चंद्रगुप्त वर्मा का एक असीम भविष्य है। देवदत्त ने आह भरी। प्रधानाचार्य ने सिर हिलाया और कहा, जब तक वह इस तरह बढ़ता रह सकता है तो उसने आज जो कौशल प्रदर्शित किया है वह निश्चित रूप से कुछ बड़ा विकसित होगा। ऐसा लगता है कि हमारा कारगिल विद्यापीठ अंततः एक मजबूत व्यक्ति का दावा करने में सक्षम होगा, जब तक कि वह महानता के मार्ग पर मर न जाए। जब तक वह वास्तव में आर्यावर्त महाद्वीप के एक मजबूत व्यक्ति में बढ़ता है तो न केवल हमारा कारगिल विद्यापीठ प्रसिद्ध हो जाएगा, बल्कि महाद्वीप के भीतर हमारे गौरी राज्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अभी हमारे आसपास के राज्य अधिक से अधिक बेचैन होते जा रहे हैं। इन 10 या उससे अधिक वर्षों के बाद यदि हमारे गौरी राज्य के पास कोई मजबूत व्यक्ति नहीं है तो मुझे डर है कि देर सबेर हमारे आसपास के राज्यों में से एक हम पर हमला करेगा। ये सुनने के बाद देवदत्त का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। गौरी राज्य न तो बड़ा राज्य था और न ही छोटा राज्य, लेकिन इसके पास उपजाऊ भूमि थी जिससे कई आसपास के राज्य ईर्ष्या करते थे। यदि यह गौरी राज्य के 6 विशेषज्ञों के लिए नहीं होता तो आसपास के राज्यों ने बहुत पहले ही उन पर हमला कर दिया होता। देवदत्त ने थोड़ा सोचा, फिर सावधानी से पूछा, प्रधानाचार्य, क्या हमें चंद्रगुप्त वर्मा को मुफ्त में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्राणी मूल देने पर विचार करना चाहिए? इस तरह हम उसके साथ अपने संबंधों में सुधार कर सकते हैं। प्रधानाचार्य ने उप प्रधानाचार्य के प्रस्ताव पर थोड़ा विचार किया, फिर अपना सिर हिलाया, ये संभव नहीं होगा।
यद्यपि प्राणी मूल का उपयोग किसी की साधना दर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, इसके दुरुपयोग के दुष्प्रभाव हैं। चंद्रगुप्त वर्मा वर्तमान में बहुत युवा है, हम उसे प्राणी मूल का उपयोग करने का आदी नहीं बनने दे सकते, अन्यथा जब वह बाद के स्तरों तक पहुंचेगा तो उसकी नींव बहुत कमजोर होगी, जो उसकी भविष्य की प्रगति में बाधा डालेगी। उसकी वर्तमान आयु में उसे चुपचाप आत्मा अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये नींव रखने और सफलता प्राप्त करने में उसकी संभावना को बढ़ाने में मदद करेगा। जी प्रधानाचार्य। देवदत्त समझ गया कि अब क्या करना है। देवदत्त ने प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्य करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा प्रधानाचार्य ने जो कहा था वह बहुत मायने रखता था। प्रधानाचार्य, आप तीक्ष्ण को संभालने की योजना कैसे बनाते हैं? देवदत्त ने पूछा। कल सुबह तीक्ष्ण को मेरे पास ले आओ। यदि वह तैयार है तो मैं उसे एक व्यक्तिगत शिष्य के रूप में ले लूंगा। प्रधानाचार्य ने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया। जी प्रधानाचार्य। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद रात की साधना। चंद्रसेन के उसके कमरे से जाने के बाद चंद्रगुप्त अपने बिस्तर पर बैठ गया और थोड़ी देर के लिए नई जानकारी पर विचार किया। उसके बाद उसने अपने पैर क्रॉस किए और तृतीय श्रेणी के प्राणी मूल को अपने हाथ में लेकर उसने प्राणी मूल से ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करना शुरू कर दिया। प्राणी मूल के अंदर एक जादुई प्राणी की आत्मा थी। इसके भीतर की ऊर्जा न केवल शुद्ध थी बल्कि काफी मजबूत भी थी। चंद्रसेन ने जो कहा था उसके अनुसार जिस क्षण चंद्रगुप्त ने प्राणी मूल को अवशोषित करना शुरू किया तो वह मूल से शुद्ध और मजबूत ऊर्जा की एक लंबी धारा बहती हुई महसूस करने लगे। यह उसकी बांह के माध्यम से बहेगी और धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर अवशोषित हो जाएगी। चंद्रगुप्त ने प्राणी मूल से निरंतर बहिर्वाह में हेरफेर किया, ऊर्जा को अपने शरीर में मार्गदर्शन करने के लिए। लगातार ऊर्जा को अपने शरीर में परिष्कृत करते हुए उसने धीरे धीरे ऊर्जा को साधक ऊर्जा में बदल दिया, फिर धीरे धीरे इसे अपने मूलाधार में अवशोषित कर लिया। साधना बढ़ाने के लिए प्राणी मूल का उपयोग करना वास्तव में साधना की दर को कई गुना बढ़ा देता था। साधना के सामान्य तरीके के कारण किसी को सामान्यतः धीरे धीरे विश्व सत्व को अवशोषित करना होता था, फिर अंततः इसे अपनी स्वयं की ऊर्जा में परिवर्तित करना होता था। लेकिन ये प्राणी मूल की गति से तुलना नहीं कर सकता था। प्राकृतिक ऊर्जा एक प्राणी मूल की शुद्ध आत्मा ऊर्जा से तुलना नहीं कर सकती थी। आखिरकार एक प्राणी मूल की आत्मा प्राणी का सबसे शुद्ध हिस्सा थी। प्राणी मूल से ऊर्जा का उपयोग करके साधना की गति 10 गुना बढ़ जाती थी। इस कारण से प्राणी मूल अत्यंत महंगे थे, भले ही ये केवल एक प्रथम श्रेणी का प्राणी मूल ही क्यों न हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्यास्त अगली सुबह। प्रकाश की कई किरणें धीरे धीरे आकाश और भूमि के बीच दिखाई दीं। चमकदार लाल सूरज ने अंततः आकाश में चढ़ने के लिए संघर्ष किया, प्रकाश की नर्म और गर्म किरणें भेजीं। प्रकाश की हजारों किरणों वाली सुनहरी धूप ने पृथ्वी को रोशन किया, मानो पूरी जमीन एक सुनहरे कालीन में रंगी गई हो। उसी समय जो चंद्रगुप्त बिस्तर पर कमलासन मुद्रा में बैठा था उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों ने एक खुश अभिव्यक्ति दिखाई और उसके मुंह के कोनों ने भी एक मुस्कान का संकेत दिखाया। कल रात की साधना के बाद चंद्रगुप्त को कई लाभ मिले थे जो कुछ छोटी ईनों के प्रशिक्षण के बराबर थे। जादुई पत्थर के भीतर की शक्ति को अवशोषित करके चंद्रगुप्त की साधना की गति वास्तव में 10 गुना बढ़ गई थी। अभी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के भीतर की साधक ऊर्जा में 1 टन की वृद्धि हुई थी। उसकी गणना के आधार पर वह साधक ऊर्जा के 9वें स्तर तक पहुंचने से दूर नहीं था। उसकी वर्तमान गति के अनुसार अधिक से अधिक इसमें केवल 1 सप्ताह का समय लगेगा 9वें साधक ऊर्जा स्तर तक पहुंचने के लिए। बेशक ये केवल चंद्रगुप्त का अनुमान था, सटीक मूल्यों का परीक्षण किया जाना था। यदि ये तथ्य कि चंद्रगुप्त ने जादुई पत्थर के भीतर से शक्ति की मात्रा को अवशोषित किया था सामान्य रूप से साधना से प्राप्त मात्रा से 10 गुना अधिक था, दूसरों द्वारा खोजा गया तो वे निश्चित रूप से सदमे से तबाह हो जाते। भले ही जादुई पत्थर साधना की दर को जल्दी से बढ़ा सकता था, ये सामान्य परिस्थितियों में 10 गुना तेज की भयानक गति प्राप्त करने से भी बहुत दूर था। जादुई पत्थर का उपयोग करके साधना करने वाला औसत व्यक्ति सामान्यतः केवल साधना दर को 2 या 3 गुना बढ़ाता था। यहाँ तक कि यदि व्यक्ति थोड़ा अधिक शक्तिशाली था तो उसकी साधना दर केवल 6 या 7 गुना बढ़ाई जाएगी। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चंद्रगुप्त की शक्ति साधक स्तर भी नहीं थी, तथ्य यह है कि वह अपनी साधना दर को 10 गुना बढ़ा सकता था, निश्चित रूप से एक अत्यंत भयानक गति थी। अपने हाथों में जादुई पत्थर को देखते हुए, यद्यपि पत्थर का रंग बिल्कुल नहीं बदला था, चंद्रगुप्त ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि पूरे समय अपने हाथ में पकड़े रहने के बाद जादुई पत्थर एक चक्र से सिकुड़ गया था।
छात्रावास छोड़ने के बाद चंद्रगुप्त सीधे भोजनालय में पहुंच गया। आज सुबह भोजनालय का नाश्ता थोड़ा अधिक प्रचुर मात्रा में था। एक गिलास जादुई प्राणी के दूध के अलावा कुछ जादुई प्राणी का मांस भी था। चंद्रगुप्त ने चंद्रवंश परिवार में काफी मात्रा में जादुई प्राणी का मांस खाया था और स्वाद काफी स्वादिष्ट था। अपनी पिछली दुनिया में चंद्रगुप्त ने ऐसा स्वादिष्ट मांस कभी नहीं खाया था।